हाँ जी, कोई क्वेरी है आपकी? क्वेश्चन नंबर 47। लेट आ रहे हैं सब। 47। 47 तो मिल नहीं रहा है ऐसे। चैप्टर नंबर 2 है कि चैप्टर नंबर 3 का है? चैप्टर नंबर 2 से सर आप 5-6 पेज पीछे चले जाइए, जहाँ जो बॉन्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर है ना सर, टोटल 80 के आसपास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलिए क्या है? 46 क्वेश्चन ये है सर कि यूजिंग द पोर्टफोलियो एंड 56 विद बीटा इक्वल टू 0.92, बीटा इक्वल टू 0.92 और नीचे आइए सर। हाँ ये है सर, हाँ यही है 47 यही सर, है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। चलिए इस पे आ गया वो। ये स्टॉक रिटर्न्स हैव कोरिलेशन 0.50 विद मार्केट, इट्स वॉलेटिलिटी स्टॉक की 30% है एंड मार्केट की 20% है। व्हाट इज द बीटा? चलिए कुछ क्वेश्चंस ना इसमें आउट ऑफ कोर्स भी डाल दिए गए हैं, इसलिए क्योंकि पेपर में भी आ सकते हैं, पेपर में भी आउट ऑफ कोर्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो आउट ऑफ कोर्स डाल दिए गए हैं आपने करने हैं, सोल्यूशन गिवन है, एक नया फॉर्मूला सीख जाओगे आप, तो करने हैं, पेपर में ही आते हैं। फिर आप कहते हो आउट ऑफ कोर्स आ गया। अरे आउट ऑफ कोर्स भी जब हम करा देंगे तो वो कोर्स बन जाएगा। आपकी INSM की बुक में नहीं है ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ। ओके सर, कोर्स में नहीं है, आउट ऑफ कोर्स आइटम पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आ जाए, आ जाए तो आप पढ़ लो, नहीं भी आए तो नॉलेज के लिए पढ़ लो। चलिए एक नई चीज बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान समझिएगा। स्टॉक के रिटर्न्स हैं को रिलेशन विद द मार्केट की। अगर मार्केट 1 रुपए चलती है तो आपका स्टॉक भी 50 पैसा चलता है। 0.5 का मतलब होता है ये को रिलेशन, मतलब मार्केट के हिसाब से वो 50% उस पर डिपेंडेंट है। और वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक की 30% है और मार्केट की 20% है। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो ये मार्क है ना, इसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। वो कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक का है 30% और मार्केट का है 20%। व्हाट इज इट्स बीटा? बताओ बीटा कितना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो यही होता है, लिखा हुआ है देखो, यूज बीटा इक्वल टू कोवेरियंस। बीटा कोवेरियंस को कोवेरियंस अपॉन वेरियंस का फॉर्मूला होता है। अब कोवेरियंस क्वेश्चन में गिवन है 0.50 ये रहा, तो कोवेरियंस तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वेरियंस का हमने फॉर्मूला लगा दिया। वेरियंस का फॉर्मूला होता है ये जो आपको पहले से ये निकाल कर दे रखा है, ये यही होता है वेरियंस। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट, जो आपका कोरिलेशन है स्टॉक का मार्केट से वो ऊपर, और डिवाइडेड कर दो एक का वेरियंस डिवाइड बाय मार्केट का वेरियंस। तो हमने स्टॉक का तीनों चीज क्वेश्चन में गिवन है, 0.50 ऊपर रहेगा, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे 0.30 से और डिवाइड कर देंगे 0.20 से, 0.50 की मल्टीप्लाई करके। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, कैसे करोगे वो बता देता हूं। देखो बहुत इजी फॉर्मूला है। एक होता है स्टॉक्स रिटर्न्स हैव को रिलेशन विद मार्केट। को रिलेशन विद मार्केट को हम बोलते हैं, को रिलेशन को तो सीओ बोलते हैं, और विद मार्केट को एम ना लिख के इसमें वी लिखा जाता है। को रिलेशन विद वेरियांस, वेरियांस मतलब किस चीज से हम वेरियांस निकाल रहे, उस चीज का को रिलेशन, उसे बोल देते हैं मार्केट से वेरियांस निकाल रहे इसलिए मार्केट का को रिलेशन। तो इसे अपने हिसाब से आप COV भी याद कर सकते हो, वरना पूरा याद कर लो, को रिलेशन विद मार्केट मल्टीप्लाई बाई वेरियांस, वॉलेटिलिटी या वेरियांस एक ही चीज होती है, तो वॉलेटिलिटी याद कर लो, वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक, और वॉलेटिलिटी का मार्क होता है ये, वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक और वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट, ऐसे याद कर लो। तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप और ये आंसर आ जाएगा 0.75। ये बीटा का मतलब क्या है कि सर ये स्टॉक का बीटा निकल कर आ गया 0.75, और बीटा का मतलब क्या होता है, वॉलेटिलिटी, कि कितना वॉलेटाइल है शेयर मार्केट के अगेंस्ट में। ठीक सर ये बिल्कुल जैसे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, हाँ। कि अगर आपका इंडेक्स इतना मूव करता है तो डेल्टा उसका क्या, डेल्टा इतना मूव करेगा जो उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा। जैसे अगर अंडरलाइन बढ़ रहा है 1 रुपया, तो उसके साथ साथ जैसे स्टॉक इंडेक्स में होता है सर फ्यूचर ऑप्शंस में, कि स्ट्राइक प्राइस जो हम सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए 24,500 का कॉल है, उसकी स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये है,
अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, तो वो बेसिकली उस तरह से है। हाँ, लगभग उस जैसा है, लेकिन मैं फ्यूचर तो यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता आपको, तो मैंने यहाँ पर आपको कैश में बता दिया कि मार्केट और स्टॉक में क्या रिलेशन होता है, उसका बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात, ये वाला हो सकता है आपके यहाँ वाले पेपर में ना आए, ना 15 में ना आए, लेकिन मैं 15 में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि 8 में आता है ये। लेकिन 8 में मैं इसे पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ फ्यूचर से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। तो कैश से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है मैंने आपको यहीं करा दिए, जिससे कि जब एनआईएसएम 8 में अगर आ जाए तो वहां पर पढ़ाऊंगा नहीं, वहां पर कहूंगा 15 में पढ़ा रखा है ना, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आ गई सबको? चलिए, हाँ, कोई सर क्वेरी बोलिए। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। फॉर्मूला में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडीजी आपकी क्वेरी क्या है? हाँ सर, वो फॉर्मूला में वो पी क्या है सर, वो नीचे उसी क्वेश्चन में कहाँ है पी? पी नहीं है, बी है, बीटा। ये कॉफ ऑब्लिक वेयर इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय अगेन ब्रैकेट क्लोज, वो पी क्या है? देखो, हाँ ये वाला, ये वाला पी, ये वाला पी, यही हाँ ये हाँ, जीरो जो लिखा है मैंने, ये को रिलेशन विद द मार्केट इज इक्वल टू पी। हाँ, वो तो अपने हिसाब से फॉर्मूला रन करना है ना आपने। देखिए, दो फॉर्मूले होते हैं बीटा के। बीटा के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो ये लिखा है, देखो ये रहा, को वेरियांस डिवाइडेड बाय वेरियांस। एक फॉर्मूला तो ये है। अब ये तो आंसर में गिवन नहीं है, दो चीजें छोड़ दो। अगला हाँ फॉर्मूला ये वाला है जो मैंने लिख कर दे दिया, ये रहा, जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन विद मार्केट इनटू वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट। ये एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये कोरिलेशन का वो साइन है, ओके, जो P है, कोरिलेशन ये मल्टीप्लाई बाय correlation है। वॉलेटिलिटी, हाँ, ये जो पी है ये कोरिलेशन विद मार्केट है, ओके। इनटू स्टॉक और इनटू मार्केट। ये फॉर्मूला हो गया। अब ये पी का मतलब यहाँ पर है कोरिलेशन विद द मार्केट, स्टॉक की रिटर्न कोरिलेटेड विद द मार्केट। ओके सर, सर उसको पी क्यों डिनोट कर रहे हैं सर, एक्चुअली कोरिलेशन को? सर, इतनी चीजें ना समझो आप, कोरिलेशन याद करो ना, आप पी मत याद करो। ओके, कोरिलेशन याद कर लो बस यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपको पी याद रखने से भी कोई फायदा नहीं है। पी से कोरिलेशन का कोई मतलब नहीं है, आपको याद ही नहीं रखना, आप कोरिलेशन ही याद रखिए। पी समझाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा चीजें समझानी पड़ेगी, इसलिए नहीं समझा रहा हूँ। फिर वो मैथ्स का पार्ट है, उसका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, वो समझा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर। और कोई क्वेरी बोलिए। सर वैसे ये सारी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर से ही कर देते हैं ना रियल टाइम में जब आप काम करोगे तो? अभी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि चलो आपको आना चाहिए। बीटा निकाल के फायदा क्या होगा? बीटा क्या है? वॉलेटिलिटी। अरे वॉलेटिलिटी निकाल के आपको क्या फायदा? हाँ, पेपर पास करने के लिए इसकी जरूरत है, प्रैक्टिकल इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए लोगों को याद नहीं रहता, पेपर में आ जाता है, नंबर कट जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर 46 पे। और कोई क्वेरी, और कोई क्वेश्चन? 45 देख लीजिए एक बार। पोर्टफोलियो एक्स हैज टू स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछते हैं बच्चे इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, और ये इजी है, इसमें मेरे बताने का कुछ है नहीं। कह रहा है एक बंदा था, मान लीजिए मैं, उसने दो स्टॉक खरीद रखे थे, ए और एक बी। ए जो स्टॉक था वो 8% बढ़ गया, उसने मैंने 30% शेयर खरीद रखे। मतलब अगर 10 लाख का माल खरीद रखा था तो 3 लाख का ए खरीद रखा था और 7 लाख से बी खरीद रखा था, ठीक है। 70% बी खरीद रखा था। व्हाट इज द पोर्टफोलियोज रिटर्न? बताओ रिटर्न कितनी होगी। लो, 8% बढ़ा मेरा 30% स्टॉक, और 12% बढ़ गया मेरा 70% स्टॉक। तो 8 का 30% कर लेंगे, 2.4 आ गया, और 12 7 84, 8.4 आ गया। दोनों को जोड़ देंगे 10। एवरेज रिटर्न मेरी क्या होगी? वो ये होगी 10। तो सब अगर मल्टीपल स्टॉक्स हैं तो पर स्टॉक्स का आप सेपरेट निकाल दोगे किसका कितना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ना ये वाली बात नहीं बताएंगे, 30% और 70% वाली। वो क्या कहेंगे, 3 लाख रुपए के तो एक्स ए खरीद रखे थे और 7 लाख रुपए के बी। तो फिर आपको वहां 30 और 70 निकालने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 3 लाख का खरीदा था तो वो कितना बढ़ा? 8%, तो ये बढ़ गया 24,000 रुपए का। और ये 7 लाख का खरीदा था, ये कितना बढ़ा? 70%, तो 70 पर, सॉरी, 7 लाख वाला 12% बढ़ा, तो ये बढ़ गया आपका 84,000 रुपीज का।
टोटल रिटर्न कितनी आ गई? टोटल कर लिया इसका, 1,08,000 रुपये कमा लिए। हम लोग जो 1,08,000 रुपये जो कमाए हैं ना, ये 1,08,000 10 लाख पे कितने परसेंट है? टोटल 10.8 परसेंटेज निकाल के दो तो 10.8%। क्लियर? सही है सर। जी सर। अगर मान लीजिए परसेंटेज गिवन थी तो हमने परसेंटेज से कर लिया, परसेंटेज गिवन नहीं है, टोटल अमाउंट गिवन है, तो टोटल अमाउंट पे रिटर्न निकाल लो, उस रिटर्न की टोटल अमाउंट पे परसेंटेज निकाल दो, बात तो सेम ही है। लंबा क्यों करेंगे हम? हमें एग्जैक्ट अल्टीमेटली तो ये बताना कितने परसेंट कमाया, तो कितने परसेंट कमाया बता दो। 1,08,000 कमाया, 10 लाख पे कितने परसेंट है बता दो। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, लेकिन होता इजी है। बस मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, समझ में सब आएगा। और अगर मैथ्स अच्छी नहीं है तो प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगी। पेपर में 60% पेपर मैथमेटिक्स वाला आएगा, न्यूमेरिकल, 40% पेपर थ्योरेटिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल छोड़कर मत जाइएगा, पास ही नहीं हो पाएंगे। हाँ, अगला क्वेरी। तो 55 बता देना। 45 55 A 10-year 5% बॉन्ड इज प्राइस्ड एट पार। एक 10 ईयर बॉन्ड था, वो 100 रुपए वाला बॉन्ड 100 रुपए में ही था। पार का मतलब 100 वाली चीज 100 में। व्हाट विल बी इट्स प्राइस अगर मार्केट यील्ड 4% हो जाए? देखो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि अगर 5% वाला बॉन्ड है उस पर कितने पैसे मिलेंगे? 5 रुपए। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, यील्ड इक्वल टू इंटरेस्ट या इनकम डिवाइडेड बाई रेट, ये बताया था फॉर्मूला। अब यील्ड क्वेश्चन में गिवन है हुआ है 4%। 4% को हम लिखते हैं 0.04 या फिर 4/100 लिखना पड़ेगा। इक्वल टू इंटरेस्ट हमें मिलता है 5 रुपए और रेट है उसका 0.40% आ जाएगा इसका आंसर। 0.04 यहाँ आएगा, रेट है 0.04 और ये हमें निकालना है न्यू प्राइस। प्राइस का फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको, प्राइस इक्वल टू इनकम डिवाइडेड बाय रेट, ये बताया था। ठीक है, अब इसका आंसर निकाल लो, जो भी आएगा वही आंसर है। यही आ रहा होगा 114, 114 रुपए आ रहा होगा। इन्होंने 1,000 रुपए का मान के करा इसलिए ये आ रहा है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, बता देता हूं। एक तो बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक तो होते हैं अनलिमिटेड ईयर, उसके पे वाला फॉर्मूला लग जाता है जो मैंने बताया, प्राइस इक्वल टू इंटरेस्ट पर ईयर डिवाइडेड बाय रेट, करंट रेट। ये फॉर्मूला लगता है जब अनलिमिटेड ईयर के लिए हो। अब अगर मान लीजिए 5 साल या 10 साल के लिए हो तो फिर हम उसको निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला से। कैसे निकालते हैं मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, समझ में आपको अपने आप समझना पड़ेगा। देखिए वो कह रहा है सर मेरे बॉन्ड पे 1,000 रुपए का बॉन्ड है, उस पे 50 रुपए तो मिलेंगे 10 साल तक। 3 4 5 6 7 8 और 10वें साल में मिल जाएंगे 1,050 रुपए वापिस। 50 रुपए का ब्याज भी मिलेगा और 1,000 रुपए भी मिलेंगे। अब मैं ये मानकर चल रहा हूं ये 50 रुपए मुझे मिल रहे हैं पहले साल में, ये दूसरे साल में, ये तीसरे साल में, चौथे में, पांचवें में, ऐसे करके 10 साल तक मुझे पैसा मिलेगा। तो ये जो 50 रुपए की आज की वैल्यू क्या है? ये 4th है, 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 50 रुपए की वैल्यू 4% ब्याज से आज की वैल्यू क्या है इसकी? लगभग कैलकुलेटर अगर आप उठाओगे तो 50 डिवाइड बाई 104 करो, 50 डिवाइड बाई 1.04, आंसर आएगा 48.07। जिसकी भी क्वेरी थी ध्यान समझिए, 48.07 पे 4% ब्याज लगाइए पूरे साल का, 50 ही बनेगा वो पूरा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि 48 रुपीज 7 पैसा आज दे दो या 50 रुपए एक साल बाद दे दो, बराबर है। क्लियर? किसकी क्वेरी थी ये? सर मेरी। नाम बताइए। राम कुमार। हाँ सर। सर आप ये बताइए 48 रुपीज 7 पैसा आपको आज मिल जाए या एक साल बाद 50 रुपए मिल जाए, 4% अगर तो बराबर है।
हाँ सर। बराबर है। तो ये जो 50 रुपए ब्याज है इस पे, इसकी आज की वैल्यू 48 रुपीज बनी। ठीक, ऐसे ही इन्होंने दूसरे साल का निकाल लिया, ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 साल का निकाला, और 10वें साल के पूरे 1050 का भी वैल्यू निकाल ली। सारी वैल्यू निकालने के बाद इसका कर लिया इन्होंने टोटल। वो जो टोटल आया वो 1147 रुपए आया। इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। निकलती कैसे वो बता रहा हूं। ये 50 रुपए की कैसे ही 50 डिवाइडेड कर दिया 1.04 से, तो ये आंसर आ गया। क्लियर। के लिए 50 को डिवाइड करेंगे 1.04 की पावर 2 से, क्योंकि 2 साल हो गए, तो 2 साल में 1.04 से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। 50 को जब एक बार डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा, जब 2 बार डिवाइड करेंगे तो और कम आएगा। वो भी करके बता देता हूँ। कितना, कैलकुलेटर उठा लो अपना, 1.02 से 2 बार डिवाइड कर दो। को पहले डिवाइड करो 1.02 से, एक आंसर आएगा 49। अच्छा, एक आंसर आएगा 1.04 से, सॉरी। तो 50 डिवाइडेड बाई 1.04, पहला आंसर आया 48.07। 50 को डिवाइड 1.04 दोबारा करो तो आंसर 46.22 46.22 नहीं 46.22। हाँ, दूसरे साल का आया। तीसरे साल का निकालने के लिए आंसर को 1.04 से एक बार और डिवाइड करो, 3 बार डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाई 1.04 एक बार और किया तो आंसर आया 44.4। फोर्थ ईयर का निकालने के लिए एक बार और डिवाइड कर दो 1.04 से, तो आंसर आएगा 42.74। एक और बार डिवाइड कर दोगे तो 5वें साल का भी आ जाएगा 40.09। एक और बार कर दोगे 1.04 तो 39.51। एक और बार डिवाइड कर दोगे 1.04 से, समझ आ रहा है ना। जी सर। तो आ गया 37.99। फिर से एक बार डिवाइड कर दो 1.04 से, तो आ गया 36.53। एक और बार कर दिया 1.04 से, तो आंसर आ गया 35.12। अब की बार 1050 को डिवाइड करना है, यही बात 04 से 10 टाइम्स को। ये मैं बता देता हूँ क्या आएगा। 1.04 इंटू 1.04, 2 साल, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1.48 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1050 डिवाइड बाई 1.48, 709 रुपये आया, 9 रुपये 45 पैसे। अब जब इन सबको जोड़ोगे आप यहाँ तक, ये आएगा। तो ये क्या निकल गई, ये जो 50 रुपए में हर साल मिलने वाला उनकी आज की वैल्यू क्या है। और जब किसी फ्यूचर पेमेंट्स की आज की वैल्यू निकालते हैं उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और ये निकल सकती है अगर एक लिमिटेड टाइम पीरियड। अरे कौन म्यूट नहीं है, म्यूट हो जाइए। म्यूट होना है सबको। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था, ये क्या निकल गई प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ तब निकलते हैं जब बॉन्ड 2 साल 5 साल 10 साल एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो और टाइम गिवन हो कब वो रिडीमेबल है। अगर इरिडीमेबल है तो उस पर वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने पहले बताया था। तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो प्रेजेंट वैल्यू मेथड सबको समझ में आया। किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। चलिए, तो ऐसे करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया हमने और ये वैल्यू निकल कर आई 1147। और कैलकुलेटिंग बाय डिस्काउंटिंग कूपन रेट एट 4%। डिस्काउंटिंग कूपन रेट को ही प्रेजेंट वैल्यू मेथड बोलते हैं। और यहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो इसका मतलब ये जो स्टॉक है हमारा, जो बॉन्ड है, ये 1147 रुपीज पे ट्रेड कर रहा होगा, क्योंकि पहले 5% रेट था, 4% होगा। और जब रेट घटते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर में क्या करना, देखो पेपर में क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि एक 1000 रुपए का बॉन्ड था 5% वाला, और अब वैल्यू, अब जो रेट हो गया वो 4% हो गया। तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू मेथड से उसकी वैल्यू कितनी बनेगी। फिर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से 3 ऑप्शन में तो वैल्यू कम हो रही होगी, एक ही ऑप्शन में वैल्यू ज्यादा हो रही होगी। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 5% से अगर रेट 4% हो रहा है तो सबको पता है वैल्यू बढ़ेगी। 1000 से ज्यादा वैल्यू वाला अगर एक ही ऑप्शन है तो उस पर टिक लगाना है, चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा वैल्यू वाले 2 ऑप्शन है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। किस किस को मेरी ये वाली बात समझ में आई कि सॉल्व करना नहीं पड़ेगा अगर एक ही ऑप्शन हो। सही है सर। क्योंकि 5% से इंटरेस्ट रेट 4% हो रहा है, तो हमें भी पता है जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वैल्यू बढ़ जाती है। अगर वैल्यू बढ़ने वाला एक ही ऑप्शन है तो सॉल्व क्यों करोगे।
डायरेक्ट आंसर लगाओगे ना। लेकिन अगर वैल्यू बढ़ने वाले दो ऑप्शन है तो भी अंदाजे से काम हो जाता है। जैसे मान लो पहला ऑप्शन 1010, दूसरा ऑप्शन 1147। ये आपको भी पता है 10 साल के बॉन्ड का वैल्यू सिर्फ 10 रुपए थोड़ी बढ़ेगी, तो भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो भी 1147 डायरेक्ट लगाओगे। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे हुए 1110 और 1147 तो ये पास पास के हैं, फिर तो सोल्यूशन ही करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? पेपर में वो पास होगा जिसमें दिमाग ज्यादा, मतलब सोल्यूशन करने वाला पास नहीं होगा, उसका टाइम कम पड़ जाएगा। और जिसके पास दिमाग होगा, जो बिना सोल्यूशन करे आंसर निकाल लेगा, अंदाजा ले लेगा, वो पास हो जाएगा। और अगर टाइम बच जाए, जिस जिस चीज में अंदाजा लिया तो उसे बाद में सॉल्व कर लो, अगर टाइम बच जाए तो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ट्रिक्स लगाओगे तो टाइम कम नहीं पड़ेगा। मेरी बारी में तो नहीं पड़ा था टाइम कम, रीजन उसका एक ही था कि मैं ये ट्रिक्स लगाता था। क्लोज हिट करके कर लेते हैं सर, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना जिसमें हाँ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जो नेगेटिव है वो एलिमिनेट हो गए। अब जो पास वाले हैं वहां से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ ये करेक्ट हो गई। हाँ, तो यही ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको कि ये करना है पेपर में। आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेरी किसी की? क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यहाँ से आपको प्रेजेंट वैल्यू मेथड सिखा दिया, और बहुत सारे क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू मेथड के। और बताइए कोई क्वेरी? सर इसका कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ रहता है क्या सर, सॉल्यूशन के लिए? रहता है। आपका वहां पर एक्सेल अलाउड है, एक्सेल MS एक्सेल अलाउड है। वहां पर आपको कंप्यूटर मिलेगा, आप उसमें एक्सेल शीट यूज कर सकते हैं। ओके ओके, एक्सेल शीट में इसे इजी हो जाता है करना। करके दिखाऊं क्या? हाँ सर। तो एक्सेल आता होगा बस उसी को आएगा, ये मत कहना एक्सेल भी सिखाओ। नहीं सर, एक बार दिखा दीजिए, हम समझ लेंगे, बाकी प्रैक्टिस भी कर मैं लेंगे। बता देता हूँ आपको, कोशिश कीजिएगा। जिनको एक्सेल चलाना आता है वो एकदम कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए वहां पर आप क्या करोगे, आपको पहले साल 50 रुपए मिले और 9 साल तक 85 मिलने, तो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार कॉपी कर दिया और यहाँ पर 1050 लिख दिया। आपको पता है पहले वाले कॉलम में 1 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1.04, ये वैल्यू लिखनी है। फिर दूसरे वाले में इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 1.04, ये कर दिया, कॉपी मार दी तो सारी वैल्यू आ गई है। और उसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये पहले साल की वैल्यू आ गई और इसकी 10 साल की वैल्यू आ गई, और ये नीचे टोटल कर लिया और ये आ गया इसकी सही वाली वैल्यू। लो जी, 1081 सही वैल्यू है। ये 1147 है ना, वो गलत आंसर है। सही नहीं है सर, एक नंबर शायद कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हो रहे। ओके, एक, हाँ देखो 11 तक जा रहे हैं, ठीक है। नंबर तो 1.04 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर तो सही है। स्क्रीन की थी सर, अपनी स्क्रीन पे जाएंगे, वर्ड फाइल में जहाँ आपने कैलकुलेशन की थी। हाँ जाता हूँ। A 10-year 5% bond is priced at par. What will be its price if market yield falls to 4%? Compute approximate new price. Calculated by discounting coupon at face at 4%. 4% से हमने किया, सही आंसर इसका ये है जो मैंने अब निकाला। अब मैं बताता हूँ ये आंसर कैसे आया होगा, बताता हूँ। जैसे ये 0.07 है ना, इसको 48.07 ले लिया, चलो 08 ले लिया। फिर इस वाले को 46.22 को 46. ना इन्होंने क्या करा, हाँ मैं बताता हूँ कैसा। ये जो इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ना, ये राउंड ऑफ किया है। अब इन्होंने क्या करा होगा, उसको 0.96 ले लिया होगा। फिर इससे अगले वाला 0.92 ले लिया होगा। देखो सही चल रहा है ना अभी तक। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट, अच्छा कैसे किया है, इसको सिलेक्ट करके 2 डेसिमल तक ले लीजिए सर आप। हाँ मैं 2 डेसिमल ही कर रहा हूँ इसे अपने हाथ से लेके। इसको कर लिया उन्होंने 0.96, 0.9245 है तो उसे 0.93 कर लिया। सर एक्चुअली एक और साल डालनी पड़ेगी क्योंकि 10वें साल के बाद मिलेगा ना हमको। नहीं 10वें साल के एंड में पैसा मिल जाएगा ना, तो वहीं पर आ जाएगा। ओके, पहले साल के एंड में मिल रहा है, तभी तो 1 साल का डिस्काउंट कर रहे हैं।
ये राउंड ऑफ करने की वजह से है बस, अभी देखो भी सही हो जाएगा। अभी सर राउंड ऑफ में 300 का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा इसमें, बहुत छोटे से अमाउंट। देखो देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। नहीं सर, चल ये 1087 हो रहा है। चलो जो भी है सही आंसर यही है, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन गूगल पे कॉपी कर दिया, उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये चैट जीपीटी ओपन कर लीजिए सर। चैट जीपीटी गूगल पे भी आ जाएगा। अच्छा ओके। ये देखो ये आ गया, सब कुछ सेम बताया इसने, और इसका सही आंसर यही आएगा लास्ट में ना। ये रहा 1077, हमारा भी यही आ रहा था ना। हाँ सर। तो हमारा आंसर ठीक है। वहां पे वो चैट जीपीटी ने बताया हुआ है, जो आपके पास लिखा हुआ है इस टाइम। गूगल ज्यादा दिमागदार है, चैट जीपीटी कम, ठीक है। देखो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं ये चैट जीपीटी के थ्रू बनाए हैं, और चेक करने का टाइम नहीं था, मैंने चेक नहीं किया, बनाकर आपको दे दिए ये सोच के कि आप लोग सॉल्व करोगे। आप लोग अगर करोगे और गलत आएगा तो मैं सही कर ही दूंगा, तो चेक अब हो जाएगा। तो सही आंसर इसका 1077 है। वो मैंने कैसा है आपको एक्सेल शीट बनाकर दिखा दिया। ये पहले 1.1077 ही आया था, क्योंकि तब हमने से अप्रोक्सीमेट नहीं लिया था, तब हमने इसको पूरा लिया था, तो सही आंसर यही था। और पेपर आस पास का आंसर आएगा। मान लो आपने एक्सेल शीट पे करके 1077 आया और ऑप्शन में 1077 है ही नहीं, तो अगर 87 होगा तो लगा देना। तो 10 रुपए 20 रुपए ऊपर नीचे करके जो पास वाला होगा सबसे, उस पे आंसर लगा देना, क्योंकि उन लोगों ने भी पता नहीं कहां से किया होगा, चैट जीपीटी से किया होगा कि किससे किया होगा, हमें नहीं पता। तो ये प्रॉब्लम आती ही है एनआईएसएम के पेपर में, है ना। सीए के पेपर में अलग ये प्रॉब्लम नहीं आती। सीए के पेपर का ये रूल है कि भैया कोई राउंड ऑफ नहीं करना, पूरा सोल्यूशन करो, तो जिनका आंसर होगा बिल्कुल एक्यूरेट होता है। लेकिन ये सीए थोड़ी है एनआईएसएम, एनआईएसएम वाले कर लेते हैं। चलिए, वो सर बड़ी बॉडी है, वहाँ पे ज्यादा मॉनिटरिंग होती है, यहाँ इतना ध्यान मॉनिटरिंग के साथ साथ उनके जो चेक करने वाले हैं वो सीए हैं। यहाँ पर तो कोई भी चेक करता है ना, ये तो कंप्यूटर से चेक हो रहा है, यहाँ तो कोई चेक करने वाला ही नहीं है। बनाने वाला भी कौन होगा, है ना। मान लो कल को रामू जी को दे दिया जाए पेपर बनाने को और 500 रुपए मिले पेपर बनाने, करेंगे 500 रुपए के लिए। सही है सर। जी, और कोई क्वेरी किसी की? बेसिक क्या है कि आपको लॉजिक और करने का तरीका समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू मेथड सिखाया आज आपको। एलेक्सा स्टॉप। तो आपको जो है मैंने प्रेजेंट वैल्यू मेथड सिखाया है, और मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। जितने साल हाँ सर। पैसा मिल रहा है उतने साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिवाइड करना होता है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है? अगर 4% है तो 1.04, 5% है तो 1.05, 10% है तो 1.10, 9 तक तो 01, 02, 03, 04 चलेगा। लेकिन 10 होते ही सर 010 मत लिख देना, क्योंकि 010 तो 01 पढ़ा जाता है। 10 होने पे 10 ही लिखना है, 11 होने पे 11 लिखना है, 12 होने पे 12 लिखना है, ठीक। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है। चलिए एक एक बंदे ने कहा कि भैया या तो 1000 रुपए मेरे से अभी ले लो, या तो मेरे से 5000 रुपए अभी ले लो एक साथ, या फिर 1050 की 5 किस्तें दूंगा हर साल। तो आप 5000 रुपए एक साथ लेना पसंद करोगे या 1050 की 5 किस्तें? 5% का ब्याज है। चलो मार्केट में, बैंक में अगर आप पैसा रखो तो 5% मिल जाता है, ऐसा मान लिया। तो आप 5000 रुपए एक साथ लोगे या 1050 5 साल तक? सर 1050 लेंगे, फिर उसमें ज्यादा हो जाएगा। और किसी का कोई आंसर? सर 5000 एक ही बार लेकर और दूसरा जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो तो चेक करते हैं किसका सही आंसर क्या है। अगर आपने 5, देखिए यहां पर कर रहा हूं, अगर आपने 5000 एक साथ ले लिया उसकी वैल्यू 5000 है। लेकिन अगर आपने 1050 5 बार लिया तो उसकी वैल्यू बता देता हूं क्या है, 2 3 4 5, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 1 डिवाइडेड बाई
1.05 5% है, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 1.05। देखो पहले वाले 1050 की वैल्यू आज की 1000 रुपए, क्योंकि वो 1 साल बाद मिल रहे हैं, और उसके दूसरे साल वाले की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो है 952 रुपए, क्योंकि वो 2 साल बाद 1050 मिलेंगे, तो आज की वैल्यू उसकी 952 रुपए। ऐसे 3 4 5 और 5 साल की टोटल वैल्यू देखी जाए, जो उसने 1050 करके दिया, तो उसकी वजह से आपके पास सिर्फ 4545 रुपए आएंगे। 4545 रुपीज अगर आज आप बैंक में डाल देंगे तो बैंक भी आपको 1050 करके 5 बार दे देगा, अगर 5% का ब्याज चल रहा हो तो। ये समझ में आई मेरी कैलकुलेशन कि 4545 रुपीज आप बैंक को आज ही दे दो तो बैंक आपको 1050 5 बार दे देगा, यानी कि जो वो 1050 देने वाला उसकी वैल्यू है 4545 रुपए, उसे 5250 मत समझो, उसकी वैल्यू है 4545 रुपीज। तो 4500 लेना फायदा है, 5000 लेने में फायदा है, 5000 लेने में फायदा है। इसका मतलब आप 5000 लोगे, 1050 की 5 किस्तें नहीं लोगे। लेकिन बेवकूफ आदमी को, कम पढ़े लिखे को और गांव वालों को ये सब नहीं आता, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो 1050 की 5 किस्तें लेते हैं। तो आपको जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बड़ी काम की चीज है, बड़े काम की चीज। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। एक बंदे को एक बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहा था। चलो छोटा कर देता हूं, 1 करोड़ ज्यादा हो गया आपके लिए। 10 लाख का लोन लेना था, तो एक बैंक कह रहा था सर मैं आपसे हर महीने ब्याज लूंगा, आपकी लिमिट बना दूंगा, सीसी लिमिट, आपका 10 लाख रुपए दे दूंगा और हर महीने आपने मुझे ब्याज देना है 1%। हर महीने आपने मुझे 1% ब्याज देना है। और दूसरा बैंक कह रहा था सर मैं साल का एक साथ ब्याज लूंगा और मैं सालाना 13% लूंगा, साल के एंड में आपने जो भी 10 लाख का लोन लिया उस पर 13% ले लूंगा। मतलब एक बैंक ए है, वो कह रहा है सर मैं आपके 10 लाख का लोन है, 10 लाख पे 10,000 महीना ब्याज लूंगा। एक बैंक बी है, वो कह रहा है सर मैं आपके 10 लाख पे लोन पे पूरे साल में 1,30,000 रुपए का ब्याज लूंगा। यानी बैंक ए जो है वो 1,20,000 ले रहा है 10,000 करके, और बैंक बी है वो एक साथ ले रहा है लेकिन ले 1,30 रहा है। तो आप बैंक ए से लोन लोगे या बैंक बी से लोन लोगे? सर बैंक ए से। और कोई? बैंक बी से लूंगा। बैंक बी से लेंगे। और कोई? बैंक बी। और कोई? बैंक ए वाले हैंड रेज कीजिए, सबका हैंड डाउन करके बैंक ए वाले हैंड रेज करना बस। सर बैंक ए वाले बंदे जो एक साथ में देंगे वो है ना? बैंक ए वो है जो हर महीने 10,000 ले रहा है, वो वाले बंदे हैंड रेज रखिए। 2 हैं अभी तक, बाकी सबका बैंक बी है। चलो तो बैंक ए कैसे हैं, चलो चेक करके देखते हैं। फिर से मैं यहीं पर आ गया। अब बैंक ए और बैंक बी की बात करते हैं। जो बैंक ए ले रहा है, पहले मैं उसका करके दिखा रहा हूं, ये ए है। ए ले रहा है 10,000 रुपए, 1 2 3 4 10,000 रुपए महीना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लेगा इतना पैसा। अब क्योंकि 1% महीने का ब्याज है तो हम इसे 10% से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो 10% से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1.10, ये पहले साल का हो गया, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 1.10, ये दूसरे साल का हो गया। और ये मैंने इसे कॉपी करके यहां तक कर लिया और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो बैंक ए ने लिया ना, उसकी आज की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो है 68,136 रुपए। मतलब बैंक ए ने लिया तो ब्याज पूरा 1,20,000 है, लेकिन वो 20,000 आज नहीं लिया ना, उन्होंने धीरे धीरे करके लिया, तो उसकी आज की वैल्यू देखी जाए तो सिर्फ 68,000 के बराबर है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? बैंक ए ने जो लोन लिया है, अगर बैंक ए 10,000 रुपए महीना लेने की जगह कहते हैं 68,000 रुपए आज दे दो, तो वो बात बराबर है। 10,000 रुपए महीना उसने 1,20,000 लिए, लेकिन वो 68,000 अगर आज ही ले ले तो वो 1,20,000 के बराबर है, क्योंकि 68,000 वो आज ही ले रहा है, तो उस पूरे साल का ब्याज भी तो लगेगा 68,000 पे। और जो 1,20,000 उसने धीरे धीरे लिए हैं वो 10,000 करके दिए हमने,
तो वो 1,20,68,000 के बराबर है। ये वाली बात सबको क्लियर है? तो मैं आगे बैंक बी पे बढ़ू। बी ने जो ब्याज लिया है वो 1,30,000, उसकी आज की वैल्यू निकाल लूं अगर। अब ये बैंक बी बना रहा हूं मैं, ये बैंक हो गया बी। बी वाले ने क्या किया, उसने बार बार पैसे तो लिए नहीं, तो इसलिए से कर दिया मैंने डिलीट। उसने यहां पर लास्ट वाले महीने में 1,30,000 रुपया लिया, लो जी, और ये मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया 0.318631, ये 41,000 के बराबर है। तो बैंक ए ने ब्याज ज्यादा लिया या बैंक बी ने? बैंक ए ने। तो बैंक ए से लोन लोगे कि बी से? बी से सर। अब बी आपको सर। समझने में कितनी देर लग गई, दो बंदे थे खैर लेकिन ज्यादा नहीं थे, कि ए से आपको लग रहा था ए कम ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में बी कम ले रहा है, क्योंकि ए ले रहा है आपसे हर महीने। उस जो पैसा आप दोगे उस पर ब्याज नहीं दोगे। वो 10,000 रुपए कहां से लाओगे? कर्जा ही तो लाके लाओगे, अपने पास से तो दोगे, उस पैसे पे कमा भी तो सकते थे। तो जो 10,000 रुपए महीना ले रहा है वो महंगा पड़ेगा, और 1,30,000 पूरे साल के ले रहा है वो सस्ता पड़ रहा है, और 1.5 गुना महंगा पड़ रहा है। ये वाला दिखने में सस्ता है लेकिन है 1.5 गुना महंगा। मैंने बहुत बेवकूफ बनाया। मैं छोटा था, बचपन में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मेरी 17-18 साल की थी, तो मैं क्या करता था, अपने बैंक से लोन लेता था, तो बैंक मेरे से ईयरली लेता था इंटरेस्ट, 12% ईयरली का रेट होता था, और मैं गोल्ड लोन देता था तो 2% महीना पे देता था। मैं ब्याज उनसे महीना के लेता था, तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट होता था, लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आती थी। एक और क्वेश्चन पूछूं ऐसा ही बढ़िया सा? यस सर। चलो बताओ। एक बंदे ने कहा, मेरे पास वो आया, सर मुझे 1,00,000 रुपए उधार चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले लो, कितना ब्याज लोगे? उसने कहा सर एक बंदा है, मैं उससे पूछ कर आया, वो 2% पे देने को तैयार है। मैं कहा 2% देने का मतलब कि सर उसने कहा है 1,00,000 रुपए दो, और एक साल बाद 1,00,000 2% तो 24% हो गया साल का, एक साल बाद 1,000 वापिस करने पड़ेंगे। मैंने कहा उस बंदे ने 24 बोला है ना, 1,24,000 वापिस करने पड़ेंगे। हाँ, मैंने कहा तो फिर ऐसा करो, उसने 2 बोला है ना, तो मैं तुमसे लूंगा 1.9% से। कि सर 1.9% का मतलब कि उसने 2,000 रुपए महीना बोले है ना, मैं 1,900 रुपए महीना लूंगा, लेकिन मैं 1,900 रुपए महीना लूंगा हर महीने। तो बताओ उसे मेरे से लोन लेने में फायदा है या उस ईयरली वाले से? ईयरली वाले से। ईयरली वाले से। मेरे 1,900 महंगे पड़ेंगे क्योंकि मैं हर महीने ले रहा हूं। चलो कोई बात नहीं। फिर तीसरा बंदा आ गया, एक रामू जी। रामू जी बोलते हैं अरे भैया देख, उस 2,000 वाले से भी मत ले, और जो 1,900 वाले है ना, ये तो भैया आदमी का दिमाग पागल कर देते हैं, लूट लेते हैं, इनके पास तो बिल्कुल मत जा। मेरे मैं हूं बढ़िया आदमी। मैं बढ़िया आदमी कैसे हूं देख, मैं तेरे से लूंगा 1,800 रुपए में। तो 1,800 रुपए इंटू 12 करके कितना हो गया? रामू जी ने बताया देख, मैं तेरे से लूंगा 1,800 इंटू 12, भाई मैं तेरे से लूंगा 21,600, 1,00,000 रुपए देने हैं, तो मैं तो तुझे बस 21,600 ही ब्याज लूंगा। ले, मैं तुझे काट के पैसे, तुझे ब्याज भी देने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे काट के पैसे दे रहा हूँ। 1,00,000 रुपए का तेरे सिर पे लोन हो गया, उसमें से मैंने 21,600 काट लिए, 78,400 रुपए ले जा। अब रामू जी ने कहा कि भैया 78,400 ले जा, बस 1,00,000 रुपए वापस कर दियो 1 साल बाद। अब देख रामू जी ने क्या कहा, देख भाई जो मिस्टर ए कह रहे थे बस 1 साल बाद तुझे पैसे देने, मेरे वाले केस में भी 1 साल बाद ही देने हैं। और मिस्टर गुप्ता जी जो कह रहे थे हर महीने ब्याज देना है, मेरी बारी में भी हर महीने नहीं देना है। मैं दोनों से बढ़िया हुआ ना। फिर वो 2,000 ले रहा था, ये 1,900 ले रहे थे, और मैं तो सिर्फ 1,800 ही ले रहा हूँ। मैं सबसे बेटर हूँ। तो बताओ जी, रामू जी से लेने में फायदा है सबसे ज्यादा, या गुप्ता जी से, या मिस्टर ए से? मिस्टर ए से। बता, रामू जी भी आपको महंगे लग रहे हैं? बहुत महंगे है वो। अच्छा, कौन कहता है रामू जी सबसे सस्ते हैं? अरे 1,800 रुपए का ले रहे हैं सिर्फ ब्याज। सर यहाँ तो प्रिंसिपल कम हो गया ना सर अपफ्रंट में। हाँ, ये काम मैं करता था। मैं गोल्ड लोन दिया ये जो- उससे पूछता था भाई कितने साल में पैसे दे देगा? वो कहता था 6 महीने में। ठीक है भाई, 6 महीने का ब्याज काट लिया आज ही। अब तू पैसे देगा तो अपनी ज्वेलरी छुड़ा जाइयो, वरना ज्वेलरी मेरी। तो सोचो, मैं 2% बोल के 3-3.5% ले लेता था। परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो देखो रामू ने कितने पैसे दिए। रामू ने 78,400, 1,800 रुपए का ब्याज लिया। चलो वो छोड़ दो, एडवांस ले लिया, लेकिन मैं 1,800 भी कैलकुलेट करूं तो कितने परसेंट हो गया? 1,800 डिवाइडेड बाई 78,400, ये लो जी 2.29% तो यही हो गया। 2.3% तो हो गया, और अभी उसने एडवांस ले लिया। एडवांस लेने की वजह से और भी रेट बढ़ाएगा।
तो दिखने में रामू जी सस्ते दिख रहे हैं, लेकिन सबसे महंगे रामू जी हैं। तो ये कैलकुलेशन अगर आपको आ जाए ना, तो आपको कुछ काम करने की जरूरत भी नहीं, इधर से पैसा उठाओ उधर दे दो, पैसे कमा लो। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल ऐसे ही जिए हैं। उस टाइम एक बच्चा था 17 साल का, काम तो कुछ कर नहीं सकता था, वैसे भी मैं कमजोर हूं, देखो मेरे हाथ में चोट लग गई, अभी प्लस्तर बंधा हुआ है, ये प्लस्तर है मेरा, तो मैं बहुत कमजोर हूँ बचपन से ही, बाइक से हल्का सा गिर गया प्लस्तर बन गया। तो मीन्स कहने का कि मैं कोई भारी काम तो मैं कर ही नहीं सकता था, दिमाग बहुत था, दिमागी काम ही करना था। अब 17 साल के बच्चे को कोई दिमागी काम देता ही नहीं, कहते क्या करेगा कल का बच्चा, तो बच्चे को काम मिला ही नहीं, तो बच्चे ने खुद ही ढूंढ लिया काम। तो हमने क्या किया, उस टाइम मुथूट फाइनेंस वालों से लोन मिल जाता था, तो लोगों से कहता था भैया गोल्ड लोन ले लो मेरे से, फिर वो मेरे पास गोल्ड लोन लेने आते थे, मैं 2% पे इस तरह से करके 3 पे दे देता था, मतलब बेवकूफ बना लेता था उनका, एडवांस पेमेंट काट ली, वो सब कर कुरा के 2% बोलकर 3% मिल जाता था मुझे, और मैं जाके मुथूट फाइनेंस में उन्हीं का गोल्ड रख के 1.5% में पैसा ले आता था, तो 1.5% में भारो भार कमा लेता था। मैंने उस सर इसमें एनपीए तो नहीं होते थे आपके? एनपीए कैसे होंगे, गोल्ड मेरे पास है। अरे दिमाग बहुत है मेरे अंदर भाई, उस टाइम तो मैं रिस्क भी नहीं ले सकता था, एनपीए कैसे होंगे। 1 लाख के गोल्ड पे 80,000 देता था, और अगर गोल्ड का रेट गिर जाए तो बीच में बुला लेता था, भैया गोल्ड का रेट गिर गया वापस करो पैसे, वरना आज ही बेचूंगा ज्वेलरी। सर अभी तो कुछ ऐसा हो गया ना कि 75% तक आप गोल्ड पर लोन ले सकते हो, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसका। मैं कुछ ऐसा रूल है ना? कोई मेरे से क्यों लेगा, बैंक या मुथूट में जाओगे तो 75% मिलेगा, मैं बोलता था मैं 85 दूंगा, मैं 90 भी बोल देता था, 90 बोलने के बाद फिर ब्याज भी तो काट लेता था, तो अल्टीमेटली दिया तो 75 ही है, ब्याज एडवांस काटता था, ब्याज ज्यादा बन जाएगा सर। ब्याज देता था मैं 2%। सर जितना जितना प्रिंसिपल होगा उसका ब्याज भी बढ़ता जाएगा ना, उसको नहीं। सर मैं ये पूछा था कि ये जो पोस्ट ऑफिस में अपन मान लीजिए 10 लाख रुपए जमा करते हैं और वो फिर हमको 8.2% के हिसाब से क्वार्टरली देते हैं, हाँ, तो क्वार्टरली लेने में हमारा फायदा है या फिर ईयरली लेने में फायदा है? क्वार्टरली लेने में फायदा है, क्वार्टरली लेने में फायदा है। ईयरली और क्वार्टरली के रेट अलग अलग होते हैं, वो पोस्ट ऑफिस वालों को एक कैलकुलेशन आती है, तो वो क्या करते हैं, अगर 8.2% क्वार्टरली दे रहे हैं तो ईयरली में 8.2 नहीं देंगे, ईयरली में 8.5 8.6 कुछ बढ़ाकर देंगे, और वो बढ़ाकर भी सेम बैठेगा, फिर चाहे आप क्वार्टरली ले लो चाहे ईयरली बराबर बैठेगा, क्योंकि उनको वो कैलकुलेशन आती है, तो वो दोनों कैलकुलेशन करके वही वाला रेट बता देते हैं आपको कि भैया चाहे ईयरली ले लो ये मिलेगा, क्वार्टरली ले लो ये मिलेगा, वो दोनों बता देते हैं, और वो उनको में ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। बैंक भी ऐसे ही बोलता है, अभी मैंने आईआईएफएल के वो खरीदे थे बॉन्ड्स, तो आईआईएफएल कुछ साल पहले की बता रहा हूँ, उस टाइम 12% का बॉन्ड आया था, आईआईएफएल का बहुत बढ़िया रेट था 12%, तो मैंने ले लिया। तो उसमें रूल ये था कि अगर आप मंथली लोगे तो 1% मिलेगा, लेकिन अगर ईयरली लोगे तो 13% समथिंग 13 पॉइंट समथिंग % दे रहे थे वो, तो वो जो 1% एक्स्ट्रा दे रहे थे वो इसी बात का है कि अगर आप मंथली लोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है, ईयरली लोगे तो वो ब्याज पे ब्याज मिल जाएगा आपको, तो वो 13 पॉइंट समथिंग था, वैसे मंथली का रेट था उनका 12%, बहुत बढ़िया रेट आया था, बहुत साल पहले का बता रहा हूँ, उस टाइम में बच्चा ही था, मतलब हो गया आज से कोई, तब मैंने आईआईएफएल के बॉन्ड खरीदे। सर एक बात पूछना है, जैसे अभी आपने कैलकुलेशन बताई थी ना कि 1 डिवाइडेड बाय 1.04, तो ये उस केस में होगा जब 4% से डिवाइड करना, जब 5 होगा तो 1.5 से करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05। और सर एक आप, हाँ, और जो आपने 10 का बताया था कि 1 डिवाइडेड बाय 1.01, 1.10 10, ठीक है, और 11 का 1.11, 12 का 1.12, 13 का 1.13, लेकिन 9 को 1.9 नहीं लिखना, 9 को 1.09 लिखना है, तो जो सिंगल नंबर होता है उसका 0 लगानी है, जो डबल डिजिट आने के बाद 0 नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए और कोई क्वेरी, और कोई क्वेरी किसी की, और कोई क्वेरी किसी की, आगे बढ़े तीसरे लेसन पे। हाँ सर आगे बढ़े। प्रेजेंट वैल्यू आप सबको मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आ गए होंगे, और इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन ये आपके कोर्स में नहीं था, लेकिन मैंने सिखा दिया, जैसी कि मेरी आदत है कि जो टॉपिक चल पड़ता है उस पर ही चल पड़ते हैं हम, चाहे वो कोर्स में हो या ना हो। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है, जिन्हें पहले से पता था, उनका क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3, और इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लगभग रिवीजन है चैप्टर नंबर 3, देखते हैं।
ये क्वेश्चन कर लेना, बहुत अच्छे हैं, इससे आपकी जो है अच्छी खासी नॉलेज बढ़ जाएगी हर तरह की। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसके अंदर कि बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन भी कहेगा क्या दे दिया, क्या क्या करवाओगे इनसे। अपनी मैथ्स चेक करनी है तो ये कर लेना, ये जी आपके लिए खासकर। और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लिखा हुआ भी मिलेगा, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ये पढ़ भी लेना, तब पढ़ा दिया था मैंने ये कॉलेबल बॉन्ड वगैरह यहाँ आ रहा है, पढ़ा देता हूँ। व्हाट इज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ये पढ़ा। वन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज क्या होता है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का मतलब पहले इंटरेस्ट रेट 5% थे, अब हो गए 6%, या पहले 5 थे अब 5.25 हो गए, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो क्या होगा सर, बॉन्ड प्राइस फॉल हो जाएंगे। क्यों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, म्यूट हो जाएगी जो म्यूट नहीं है। रामू जी आप ही नहीं है, चलिए। तो पहली बात तो बॉन्ड प्राइस फॉल हो जाता है। सबको पता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से बॉन्ड के प्राइस फॉल क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं कि जब नया वाला बॉन्ड ज्यादा रेट दे रहा है तो पुराने वाले कोई क्यों खरीदेगा, पुराने वाले के रेट गिर जाएंगे। न्यू बॉन्ड्स आर इशूड एट हायर इंटरेस्ट रेट, एग्जिस्टिंग बॉन्ड विद लोअर रेट्स बिकम लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे टू compete द प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड। कह रहा है क्योंकि अब नए वाले पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो उसे कंपीट करने के लिए अपने वाले का रेट कम हो जाएगा, तो जिससे कि यील्ड सेम हो जाए एज न्यू बॉन्ड। अब जैसे मान लीजिए पहले 5% वाला बॉन्ड था, 100 रुपए का था, अब 6% वाला आ गया, तो 6% वाले बॉन्ड पे 6% मिलेगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6% का फॉर्मूला हो गया। यहां से आंसर निकल कर देखो क्या आएगा, 5 डिवाइड बाई 6%, बताओ कितना आया। कुछ आएगा सर, 4 पॉइंट ये आएगा, 5 डिवाइडेड बाई नहीं 5 डिवाइडेड बाई 0.06, ये आएगा 83.33। हाँ 8 अब इस 83.33 पे 6% निकालो जरा, सॉरी 5%। 83.33 पे 6% निकाल लो, और पहले वाला 5% था, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा सर। ये जो 83.33 है ना, ये उसका जो 100 रुपए वाला प्राइस था जो पहले, वो 83% रह जाएगा, 83 रुपीज रह जाएगा। अब 83.33 पे परसेंटेज निकाल लो, अगर 5 रुपए किसी को 83.33 इन्वेस्ट करके मिले तो कितने परसेंट बनते हैं, वो 6% ही बनेंगे। तो मतलब अब आपके बॉन्ड के प्राइस 2 हो जाएंगे, जो पहले वाला बॉन्ड था उसका प्राइस हो जाएगा 83.33, और जो नया वाला बॉन्ड था उसका प्राइस 100 रुपये रहेगा। अब चाहे आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर लो चाहे इसमें, मिलेगा आपको 6% ही। तो प्राइस इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं कि दोनों के दोनों न्यूट्रल हो जाए, दोनों के दोनों में सेम यील्ड आ जाए। यील्ड दोनों की 6% हो जाएगी, यील्ड 6% हो जाएगी। देखो इसकी यील्ड कैसे होगी, 6 डिवाइड बाई 100 6%, इसकी यील्ड कैसे होगी 5 डिवाइड बाई 83 6%। तो दोनों की यील्ड सेम हो जाती है, यही लाइन लिखी है। तो कंपीट द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड फॉल्स टू ऑफर द सेम यील्ड एज न्यू बॉन्ड। कह रहा पुराने वाले बॉन्ड की प्राइस इसलिए गिर जाती है जिससे कि वो नए वाले बॉन्ड की यील्ड के बराबर हो जाए। बात समझ में आई कुछ मेरी, असगर जी क्लियर? अली असगर जी, हाँ जी जी क्लियर। मैथ्स है बिल्कुल, टोटली मैथ्स है। सैयद, सॉरी मैं नाम भूल जाता हूँ, सैयद असगर जी। तो ये हाँ मैथ्स है, मैथ्स जिसकी मैथ्स अच्छी है उसे फट से समझ में आएगा, जिसकी नहीं अच्छी है पूछ लो, दोबारा बताएंगे। सबको क्लियर? सर एक बार दोबारा बताएं। हमने बोला आपको जैसे ही बॉन्ड के प्राइस के इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अगर मान लीजिए कोई बॉन्ड 10% का था, अब रेट हो गया 12.5%। 12.5% बॉन्ड होने पे तो जो बॉन्ड पहले 100 रुपए का, तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। कितनी घट जाएगी वो बता रहा हूँ, 12.5% बॉन्ड वाला तो है 100 रुपए का, और ये हो जाएगा 80 रुपीज का। क्यों? क्योंकि इनकी यील्ड सेम रहेगी। ये 80 रुपीज वाले पे भी अगर आपको 10%, आपको 10 रुपए, देखो इसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपए है ना, फेस वैल्यू इसकी भी 100 रुपए, इसकी भी 100 रुपए है। अभी जो 100 रुपए वाला बॉन्ड था ये 80 रुपीज पे चला गया, 100 रुपए वाला भी नया नया इशू है, 100 रुपए भी रहेगा। अब जब पहले 10% का रेट था तो वो 100 रुपए पे चल रहा था, जैसे ही वो 12.5% का रेट हुआ तो जो पुराने वाला बॉन्ड है उसका रेट गिर के 80 हो जाएगा।
80 ही क्यों होगा वो बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी पे इनकम जो है वो 10 रुपए है और उससे 12.5% वो जो इनकम है वो 10 रुपए है। अब उसका इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो 12.5% वैल्यू बन जाए, ठीक है। तो जो 10 रुपए वैल्यू है 12.5% कितने का है, तो हम इसे ऐसे करेंगे 10 रुपए डिवाइडेड बाई वैल्यू इक्वल टू 12.5%, तो वैल्यू इक्वल टू 12.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, नहीं वैल्यू इक्वल टू 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 12.5, यहां से निकल कर आएगा 80 रुपीज। तो ये 80 रुपीज वैल्यू यहां से निकल कर, इसका फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, वैल्यू इक्वल टू इनकम, देखो यील्ड का फॉर्मूला बताया था, यील्ड इक्वल टू इनकम डिवाइड बाई मार्केट प्राइस, इसी को इधर उधर करना है बस। अब यील्ड कितनी हो गई, अब 12.5 हो गई, तो इसको मार्केट प्राइस को धर लिया, मार्केट प्राइस इक्वल टू इनकम डिवाइडेड बाई यील्ड। अब इनकम कितनी है 10 रुपए और यील्ड कितनी है 12.5%, यही मैंने सॉल्व करा है आपके सामने, जिससे कि हमारी मार्केट प्राइस निकल कर आ गई 80 रुपीज। ठीक है सर, समझ गया। तो यही सब है, किसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ दोबारा नए तरीके से बता दूंगा फिर, अगर किसी को अभी भी समझ में ना आया हो तो, और इजी तरीके से। धीरज जी बोलिए क्वेरी। सर जो आपने 12.5% है वो 10 रिवर्स होके तो नीचे ही आएगा ना, इक्वल टू का आगे, वो मेरे को गलती लग रही है। बताइए क्या है, दोबारा बताइए। तो ये जो है मतलब जैसे 10 इधर गया तो 12.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 आएगा। देखो इसके नीचे 1 मान लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो वैल्यू इंटू 12.5% इक्वल टू 10 इंटू 1, वैल्यू इक्वल टू 10 अपॉन 12.5% को हटाया तो ऊपर 100 आ गया। ये जो परसेंटेज है इसे हटाते हैं तो ऊपर 100 आ जाता है, इसे सॉल्व कर लो 80 आएगा। अब ठीक है, ठीक है सर, मैं तो भूल गया। कोई बात नहीं, मैथ्स पढ़े हुए भी तो बहुत दिन हो गए जी। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी ये वाली बात कि प्राइस अगर बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएं तो उसकी एनएवी गिर जाती है, एनएवी मतलब करंट मार्केट प्राइस गिर जाती है। ऐसे ही उल्टा अगर इंटरेस्ट रेट घट रहे होंगे तो बॉन्ड की एनएवी बढ़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आने वाले 2 साल में इंटरेस्ट रेट तो घट नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि डेट फंड आपको इक्विटी से ज्यादा रिटर्न दे देगा, और यही कारण है कि इक्विटी में से एफआईआई का पैसा निकल रहा है और डेट में जा रहा है। जो आप बोल रहे हो ना एफआईआई पागल हो गए क्या, पैसा निकाल ले जा रहे हैं, निकाल ले जा रहे हैं, निकाल ले जा रहे हैं, भाई अगले 4 साल इक्विटी से ज्यादा रिटर्न डेट में आना है, तो डेट में पैसा जाएगा ही। बल्कि मैं खुद सोच रहा हूं 30-40 लाख रुपए आए मेरे पास, कहीं से आया है अभी, मैं सोच रहा था पहले तो इक्विटी में डाल दूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है आपको तो रोज पढ़ा रहा हूँ इक्विटी से ज्यादा रिटर्न डेट में आएगा और खुद इक्विटी में डाल रहा हूँ, ये तो गलत हो जाएगा। सोच रहा हूँ 40 लाख में से 30-35 लाख तो डालता हूँ डेट में, 5 लाख डालता हूँ इक्विटी में बस। चलिए देखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कंफर्म कम होने ही होने हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो डेट फंड में ज्यादा रिटर्न आएगा, तो फिर डेट में ही डाल लेंगे। अब अच्छा हुआ आज ही समझ में आ गया, कल डालने ही वाला था। और कोई और वो भी HDFC फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग में नहीं डालना, मैं अब आपको फ्लोटिंग और फिक्स का बता देता हूं। देखो इंटरेस्ट रेट के घटने बढ़ने से फ्लोटिंग वाले पे ज्यादा पड़ेगा, जैसे मैंने कॉलेबल बताया था आपको, जो से आप एकदम कभी भी फ्लोटिंग का मतलब क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट बदलेगा तो उसका भी बदल जाएगा। फ्लोटिंग वाले में हमेशा शॉर्ट टर्म डेट होता है, तो शॉर्ट टर्म डेट में पैसा इसलिए डालता हूं कि इंटरेस्ट रेट घटने की जगह अगर बढ़ गया तो भी उसके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसमें डायरेक्टली इंटरेस्ट मिलता है आपको और उसके इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन HDFC फ्लोटिंग रेट का रिटर्न बढ़िया आ रहा है, 8 से 10% तक आ रहा है और कभी कभी 12 भी आ जाता है। अगर आपने इस वाली चीज पे ट्रेड करना है कि इंटरेस्ट रेट घटना है तो आपको लॉन्ग टर्म डेट में डालना पड़ेगा। तो किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट वाला फंड उठा लो, जितने ज्यादा लॉन्ग टर्म होंगे उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन ऑन प्राइस होगा। ये बात मैंने आपको कॉलेबल बॉन्ड वाले दिन समझाई थी कि ड्यूरेशन जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है इंटरेस्ट रेट की वजह से, ठीक है। तो फ्लोटिंग में नहीं डालना है, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना है और इंटरेस्ट रेट को ट्रेड करना है तो फिर फ्लोटिंग में मत डालना। मैं फ्लोटिंग में उन लोगों का पैसा डलवाता हूँ जिन्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डाल के फिर उसे धीरे धीरे इक्विटी में डालना है। मेरे सारे क्लाइंट्स का मैं क्या करता हूँ, कहते हैं शिवम 1 करोड़ रुपए डालना है, अगर मैं उन्हें कह दूंगा 1 करोड़ डायरेक्ट इक्विटी में डाल दो तो मुझे ही पढ़ा देंगे, शिवम तुम ही बताते हो
डाइवर्सिफिकेशन, सारा पैसा एक साथ नहीं डालना चाहिए, सारे अंडे एक बास्केट में। अब उन्हें पढ़ाए कौन बैठ के, इसलिए मैंने उसका सोल्यूशन निकाल रखा है। मैं कहा नहीं नहीं सर, इस 1 करोड़ को डाल लो आप अपने फ्लोटिंग रेट डेट फंड में, और वहां से 1 लाख रुपए महीना आपकी इक्विटी में जाएंगे तो एवरेज भी हो जाएगा। फिर वो कहते हैं हाँ शिवम तुम ठीक कह रहे हो, डबल डाल दो। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि भैया यहाँ पर ये रूल नहीं चलेगा, एज के हिसाब से भी देखना पड़ता है। अगर तेरी एज 35 है डायरेक्ट भी डाल सकते हो इक्विटी में। लेकिन फिर वही ना, यूट्यूब बहुत बड़ी वो हो गई ना नगरी आजकल, लोग वहां से पढ़कर आते हैं। जी विनायक जी बोलिए। सर 2 चीज है, माना कि इक्विटी अभी डेट में रेट कम हो जाएगा तो वो फंड्स के रेट बढ़ जाएंगे, एनएवी बढ़ जाएगी। दूसरा चीज ये भी है कि जब जितने सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, एफआईआई, डीआईएस, उनके पास तो कैश बहुत है अभी, वो भी डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके पास भी ज्यादा डेट में रहेगा। और जब इंटरेस्ट रेट घटता है, जो कंपनीज है उनके लिए भी कैपिटल लेने में आसान हो जाएगी, उनको भी कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा, तो वो लोग भी ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे और बढ़ने की चांसेस ज्यादा होती है। तो ओवरऑल इक्विटी मार्केट में ज्यादा परफॉर्मेंस आ सकता है ना सर? देखो, इक्विटी मार्केट में परफॉर्म आने में टाइम लगेगा। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 1% घटा, तो 1% से ऐसी कॉस्ट घटेगी, वो अपनी सेल प्राइस भी घटाएंगे कंपटीशन में। दूसरा, अगर मान लो इंटरेस्ट रेट घट भी गया तो उन्हें कौन से एक दिन में प्रॉफिट हो जाएगा, 2-3 साल लगते हैं उस इंटरेस्ट रेट पाने में, है ना। लेकिन तब तक तो हम डेट में से निकल के इक्विटी में आ जाएंगे ना। इंटरेस्ट रेट घटने तो दो, डेट का रेट तो इंटरेस्ट रेट घटते ही उसी दिन बढ़ जाएगा। जैसे ही जाएंगे 1-2 साल में जितने घटने हैं, और हमें लगेगा कि अब और नहीं घटेंगे, अब वो स्टेबल हो गए, तो हम डेट फंड में से पैसा निकाल देंगे, इक्विटी में आ जाएंगे, उस दिन आएंगे। ऐसा है सर तब तक तो वो 2 साल तक भी बढ़ेगा ना, वो मेरा क्वेश्चन लगता है कि अगले 2 साल में घट जाएगा। तो 2 साल डेट फंड में पैसा डाल लो, आपको 15% की रिटर्न आ सकती है डेट फंड में। इक्विटी में पता नहीं आएगी कि नहीं, डेट फंड में कंफर्म आ जाएगी। ओके ठीक है भाई 10% की तो रेट में आई जाती है, वो तो इंटरेस्ट मिल रहा है। 4-5% इस वजह से आ जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटा है, तो 15% कंफर्म आ जाएगी अगले 2 साल। मतलब अगर आप आज 1 लाख रुपए डेट में डालोगे तो कंफर्म 1,35,000 हो जाएंगे 2 साल में। इक्विटी का नहीं पता होंगे कि नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इक्विटी रिस्क भी तो कम होने का, डेट में कम होने का रिस्क तो नहीं है कम से कम, क्योंकि डेट का तो इंटरेस्ट रेट कम ही होना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर कोई लॉन्ग टर्म डेट फंड है क्या? अच्छा, मिली नहीं ना सर लॉन्ग टर्म डेट। कॉर्पोरेट बॉन्ड मिल रहा है, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड। लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा सकते हो, डेट वाला नहीं मिल रहा। फंड में मिल जाएंगे आपको, लॉन्ग टर्म डेट फंड मिल जाएंगे, अलग अलग नाम से मिलेंगे। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी डेट फंड खोलो और उसकी होल्डिंग देख लो किस किस में है। अब अगर उसमें 10 ईयर बॉन्ड, 20 ईयर बॉन्ड है, 25 ईयर बॉन्ड है, तो वो लॉन्ग टर्म है। नाम में होना जरूरी थोड़ी है लॉन्ग टर्म। आप क्या करो, कोई सा भी डेट फंड खोलो और फिर उसकी होल्डिंग देख लो कहाँ का क्या क्या खरीद रखा है। अगर उसने 2-3 साल 5 साल वाले खरीद रखे हैं तो वो शॉर्ट टर्म है। अगर उसने 10-15 साल 20-25 साल वाले खरीद रखे हैं तो वो लॉन्ग टर्म है। और वहां से आपको ये भी पता लग जाएगा कितनी % वाले खरीद रखे हैं। अगर उसने 6-7-8% वाले खरीदे तो क्या, फिर क्या बोल लूं वर्ड, बस क्या रिटर्न आएगा आपको? नहीं आएगा। लेकिन अगर 10-11% वाला खरीद के रख रखा है तो रिटर्न आएगा आपको। मैं ऐसे बहुत सारे फंड बता दूंगा आपको जिन्होंने 10-11-12% वाले डेट खरीद के रख रखे हैं पहले से, 15-15 साल पहले, और अभी भी उनकी होल्डिंग में है, तो वही देते हैं 10-12% का रिटर्न आपको एवरेज करके। भाई अब तो कोई भी बॉन्ड इशू ही नहीं हो रहा 9% से ज्यादा, 9-9.5 से ज्यादा। लेकिन आज से 5 साल पहले 12-12%, 13-13%, 18-18% के बॉन्ड इशू हुआ करते थे। तो जिन्होंने 25-25 साल के लिए म्यूचुअल फंड ने खरीद के रख लिया, वो वाले फंड में परफॉर्मेंस अच्छी है, वो वाले फंड में, डेट फंड में पैसा ज्यादा मिलेगा, उसी में लगाओ पैसा। नए फंड में लगा के कोई फायदा नहीं है। जो पहले से 15-15%, 17-17% वाले बॉन्ड है पहले से और म्यूचुअल फंड ने होल्ड कर रखे हैं, वो वाले में लगाओ पैसा। अब ये देखना आपका काम है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आप। कमीशन किसे मिलेगा? आपको। तो आप ही देखो क्लाइंट के बताओगे सर इस वाले में लगाओ। मिल गया सर, HDFC में है। सब में है। नाम बताओ HDFC वाले का। HDFC लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड। तो मेरी मेहनत आपने बचा दी, इसी में लगाऊंगा। चेक करता हूँ इसकी रिटर्न्स वगैरह, कौन कौन से डेट है इसके अंदर, कितने % वाले हैं, सब चीज चेक करके इसका ऑपरेशन करके कल बताता हूँ आपको। फिर इसमें लगाने की सोचते हैं कुछ। नहीं सर, ये नई चीज पता चली आज। मैं तो कह रहा हूँ मेरे से तो आप देखो,
मेरे से आप जितनी बार पढ़ोगे ना, मैं हर बार कुछ ना कुछ नया बता ही देता हूँ। आप यही बैच NISM 15 में से 4 बार पढ़ लो, चारों बार मेरी क्लास अलग अलग होगी। मैंने फर्स्ट क्लास के बैच की रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है, सेकंड बैच की क्लास की रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है, और थर्ड की भी डाल रहा हूँ। तीनों बार कुछ नया सिखाया, मतलब थर्ड बैच वाले अगर फर्स्ट और सेकंड की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उनका फायदा है, उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हो सकता है वो तब सिखाया और आज ना सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज का टॉपिक चल पड़ता है ना, मैं उसी पे शुरू हो जाता हूँ। मेरे पे जितनी नॉलेज है मैं सब दे दूंगा आपको। मैं ये नहीं देखता ये आउट ऑफ कोर्स है तो मेरी क्लास बढ़ जाएंगी, फ्री की चीज क्यों सिखाऊं। मेरा ये रूल है, जो मुंह में आ जाएगा, जो आपके मुंह पे आ जाएगा ना, उसका आंसर दूंगा ही दूंगा, और जो भी टॉपिक चल पड़ेगा उसके बारे में बता दूंगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक और टॉपिक शुरू हो जाएगा कोई। एग्जाम्पल, एग्जिस्टिंग बॉन्ड 6% वाला था, अगर न्यू बॉन्ड 8% वाला हो गया तो क्या होगा? टू मैच द न्यू 8% यील्ड, द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड ड्रॉप हो जाएगी। जो पहले वाला 6% वाला बॉन्ड था उसके रेट गिर जाएंगे, उतने गिर जाएंगे कि उस पर भी 8% ही मिलने लगे। जैसे मैंने 5 से 6 बताया था आपको, तो उसका प्राइस इस तरीके से गिरेगा कि उस पर भी 8% की यील्ड आने लगेगी। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? सर उल्टा हो जाएगा, बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो न्यू बॉन्ड्स ऑफर लोअर इंटरेस्ट रेट, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट घट गए तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड विद हायर रेट्स बिकम्स मोर अट्रैक्टिव। तो जो पुराने वाले बॉन्ड है 12% वाले, वो मोर अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मोर अट्रैक्टिव होने की वजह से उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। डिमांड फॉर ओल्डर बॉन्ड्स इंक्रीजेस पुशिंग देयर प्राइस अप, उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। चलो एग्जांपल, अगर मान लीजिए एग्जिस्टिंग बॉन्ड 5% वाला था और नए बॉन्ड 5%, 7 की जगह 5 वाले आने लगे, तो 7% वाले के रेट 120 हो जाएंगे 100 की जगह, ये बढ़ जाएंगे। रिलेशनशिप फॉर्मूला क्या है इसका? वही जो मैंने आपको बताया था, बॉन्ड प्राइस को, बॉन्ड प्राइस जितना चेंज हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर दो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, और ये सब कुछ आ जाएगा। यही मैंने आपको सिखाया है। आ जाओ। वाई बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट मूव इनवर्सली, इनवर्सली मतलब ये उल्टे क्यों चलते हैं? फिर से वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्वेस्टर प्रीफर्स न्यू बॉन्ड्स विद हायर रेट्स लीडिंग टू अ सेल ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। अब जब नया बॉन्ड महंगा है तो वो महंगा खरीद लेता है, सॉरी जो ज्यादा इंटरेस्ट वाला है, ज्यादा इंटरेस्ट वाला वो खरीद लेता है और कम इंटरेस्ट वाले को बेच देता है, और तब तक बेचता है जब तक दोनों पे यील्ड बराबर ना हो जाए। इस वजह से उन दोनों की यील्ड बराबर हो जाती है। अब ये वाला फॉर्मूला तो तब लगेगा जो मैंने बताया अगर वो अनलिमिटेड ईयर के लिए हो। अनलिमिटेड ईयर वाले बॉन्ड अब ज्यादातर नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, जो मैंने आपको आज ही सिखाई, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड से वही 50 रुपए के आपसे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और देखते हैं कितनी वैल्यू बनती है। उससे होता है इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड ड्यूरेशन एंड सेंसिटिविटी। जरा ध्यान समझिए सर, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड पे क्या होगा और शॉर्ट टर्म पे क्या होगा? तो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड वाले मोर सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन वाले लेस सेंसिटिव टू रेट फ्लक्चुएशन। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड है तो रेट के बढ़ने पर उसका प्राइस गिरेगा ज्यादा और रेट के गिरने पर उसका प्राइस बढ़ेगा ज्यादा। लेकिन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, देखो फर्क तो उनपे भी पड़ेगा लेकिन बहुत माइनर सा पड़ेगा। रेट बढ़ने पर उनके प्राइस थोड़े से ही गिरेंगे और रेट गिरने पर उनके प्राइस थोड़े से ही बढ़ेंगे। तो जितनी ज्यादा दूर का बॉन्ड होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा और घटेगा। जैसे 1-2 साल 2 साल का है टेन्योर उसका, तो उसमें खास क्या इम्पैक्ट होगा? 1-2 साल बाद तो वैसे भी ट्रेडिंग करने में, अब वो 20 साल का, अब इसी वाले 20 साल का है तो वो आ जाओ इसी वाले क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूं आपकी बात का। 10% मान लीजिए आप ब्याज देते थे, 8% देते थे और 10% हो गया, तो 1000 के बॉन्ड पे आप 80 रुपए देते थे, इस वाले बॉन्ड पे 80 रुपए मिलने हैं, और लास्ट में 1080 रुपए मिल जाएंगे। तो अगर आप 8 रुपए वाला 8% वाला बॉन्ड देते थे तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई? अब 863 रुपए। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 10% से आपकी वैल्यू सिर्फ 863 है। तो अब जो नया बॉन्ड होगा इस 1000 रुपए वाले बॉन्ड को नए वाले 863 के बॉन्ड के बराबर है वो, मतलब नए वाला बॉन्ड 863 रुपीज में मिल जाएगा, तो भी वो 80 रुपए ही दे देगा, है ना। और ये वाला बॉन्ड आपका 1000 की जगह 863 रुपीज पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने 10% से वैल्यू कर दिया। अब अगर ये 10 साल का था तो ये हुआ 10% से। लेकिन अगर मान लो इसके सिर्फ 2 साल बचे हो तो
तो 2 साल बचे होंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी इक्वल्स टू सम 2 साल का सिर्फ। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 965। अब जरा ध्यान समझिए, अगर 2 साल ही बचे हैं बॉन्ड के तो उसकी वैल्यू बनेगी 965, क्योंकि उसे 2 साल के लिए तो कैलकुलेट करोगे आप। मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही क्या? अगर एक बॉन्ड के 2 साल बचे हैं, 2 साल बाद तो रिडीम हो जाएगा, तो बस 1 साल का इंटरेस्ट 80 रुपए मिलेगा, उसकी वैल्यू निकाल लोगे और दूसरे साल की निकालोगे, टोटल कर लोगे, तो यानी कि उसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का बॉन्ड है उसकी वैल्यू पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 965। लेकिन वही अगर आप ये वाला बॉन्ड ले रहे हो तो उसकी वैल्यू सिर्फ 1690 है टोटल में। 1690 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे आज की हम, तो वो 80 रुपीज लेके भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 100 वाला तो ज्यादा देगा। अब इसी क्वेश्चन को 100 वाले से कर लो। दूसरा जो नया बॉन्ड है वो 100 रुपए दे रहा है, ओहो यहाँ पर आपके में 80 रुपए करना था। लो अब समझ में आ रही होगी। देखिए अगर हम 10 साल वाला बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू बन रही है 863 रेट गिरने की वजह से, और अगर मान लीजिए आपका 2 साल वाला बॉन्ड बचा है वो, तो रेट गिरने की वजह से उसी की वैल्यू कितनी आ रही है सिर्फ 965। बॉन्ड सेम है, वही 8% वाला बॉन्ड 10% का रेट हो गया, 8% वाला बॉन्ड 10% का रेट हो गया, लेकिन इसमें क्योंकि 2 साल थे इसकी वैल्यू पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसमें क्योंकि 10 साल थे इसकी वैल्यू पे फर्क पड़ा। किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? भाई 2 साल वाले बॉन्ड की वैल्यू पे कम फर्क पड़ेगा और 10 साल वाली पे फर्क ज्यादा पड़ेगा। ये मैंने रेट बढ़ने का एग्जांपल दे, रेट गिरने का भी दूंगा तो भी ऐसा ही होगा। छोटी ड्यूरेशन वाले पे कम इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा ड्यूरेशन वाले पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, या प्रेजेंट वैल्यू निकाल, आगे बढ़ते हैं। सर एक बात, रेट कम वाले का और बता सकते हैं क्या सर, एक बार ऐसे कम वाले का चलो ऐसा एज्यूम कर लिया कि सर 10% वाले को 8% मिलेगा अब, या 12% वाले को 8% 10% मिलेगा, तो 12 वाले को मिल रहा है तो यहाँ पर 80 के 120 आएगा। %12 वाले को 10% हो गया रेट, तो उसकी वजह से रेट बढ़ेंगे। रेट कैसे बढ़ेंगे वो देखिए, उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। सर इसमें लास्ट वाला 1120 होगा ना सर यहाँ? हाँ लास्ट वाला कर रहा हूँ, ये देखिए, तो वो 1000 वाला जो बॉन्ड था वो 1136 का हो जाएगा। क्लियर? एक बॉन्ड जिसकी वैल्यू 1000 रुपए बन रही थी उसकी वैल्यू बन जाएगी 1136 रुपए, क्योंकि रेट बढ़ गए। 12% के बॉन्ड को 10% से डिस्काउंट करोगे तो वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, और 10% के बॉन्ड को 12% से डिस्काउंट करोगे तो वैल्यू हमेशा कम आएगी। तो जब रेट घटेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, जब रेट बढ़ेंगे तो वैल्यू घट जाएगी। ये सिंपल मैथ्स है, मैंने कुछ नया नहीं करा, इसके अंदर कोई जादू नहीं है। विनायक जी आपकी बारी बोलिए। सर एक क्वेरी है, अभी जो डेट फंड्स है उसमें पैसे डालने से अभी जो मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, लेट्स से रेट गिरेगा एनएवी बढ़ जाएगी, सो सेम चीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे भी होगी क्या सर? अगर ट्रेडेबल है तो होगी, बिल्कुल होगी। ओके कैसे चेक कर सकते हैं ट्रेडेबल है कि नहीं है? अरे देखो ऑनलाइन है कि नहीं, ट्रेडेबल होते नहीं वैसे ज्यादातर कॉर्पोरेट बॉन्ड। ओके बड़े कॉर्पोरेट बॉन्ड है उनके होते हैं, जैसे का बॉन्ड जो है ट्रेडेबल होगा, लेकिन ट्रेड कौन करेगा? आप और मैं नहीं कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड वाले करते हैं आपस में। अल्टीमेटली वैल्यू बढ़ती है, चाहे ट्रेडेबल हो या ना हो। बड़ी कंपनियों का तो वो म्यूचुअल फंड ट्रेड कर ही रहे हैं ना आपस में, तो ऑफलाइन रोल नहीं बढ़ी हुई इसकी। ओके और कोई तो अभी हम 10% यील्ड पे पकड़ रहे हैं, तो अभी 11 पे आ सकता है, 12 भी आ सकते हैं जनरली। अगर रेट घटेंगे तो आएगा। अगर साल में
1% का रेट घट जाए तो मजा ही आ जाएगा, 15 से भी ऊपर जाएगी, लेकिन साल में 1% घटता नहीं है, आप 25 पैसे करके एक दो बार ही घटाते हैं। लेकिन अगर लिए इकट्ठा पकड़ लिया जाए तो अल्टीमेटली वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं ऐसा मान कर चल रहा हूं कि अगर 2 से 2.5-3 साल के लिए पकड़ा जाए तो इक्विटी ज्यादा रिटर्न दे देगा। जी सूर्यवंशी जी। मई में कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड लिए थे सर, मैंने मेरे क्लाइंट को दिलाया था 4-5 लाख रुपए के। उसमें 3 महीने या 4 महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं आया, मात्र 1.5%, ये 4 से 5 महीने में, जबकि बीच में एक बार रेट कट हो चुका है। एक बैंक ऑफ बड़ौदा का है, एक निपॉन का है, एक फ्रैंक क्वेरी ये है कि सर मैंने रेट कट की उम्मीद में बॉन्ड खरीदा और 4 महीने पहले खरीदा और 4 महीने में उसमें कोई खास रिटर्न नहीं आई है और रेट कट हुआ तब भी। जब रेट कट की उम्मीदें होती हैं, ये रेट कट की उम्मीद है भाई होएगा, तो बॉन्ड के रेट पहले बढ़ चुके हैं और आपने बढ़े हुए रेट पे खरीद लिया, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना रेट कट अभी तक हुआ नहीं है। ये उम्मीद थी कि अगले 4 महीने में 50 पैसे का रेट कट होगा, हुआ 25 पैसे का, इस वजह से आपका भी नहीं आया, लेकिन अब आप उन्हें खरीद के रखो। अब उम्मीदें ये हैं कि अगले आने वाले 2 साल में कम से कम 1% का रेट कट होना चाहिए। अगर 1% का रेट कट भी हुआ तो इतनी उम्मीदों के हिसाब से वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरा मानना ये है आने वाले 3 साल में कम से कम 2% तो फेड ही काटेगा रेट, 2 से 2.5%। अब 2-2.5% अगर वो काटेगा तो कम से कम 3% इंडिया काटेगा। इंडिया फेड से भी ज्यादा काटने वाला है रेट, तो 3% का फर्क अगर आ गया तो इंटरेस्ट रेट आधे हो जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट आधे होने का मतलब डेट डबल। तो अगर 3 साल में भी इंटरेस्ट रेट आधे हुए ना, तो इंटरेस्ट जो 3 साल में मिला वो तो रहेगी 30% और वैल्यू यानी भी डबल हो जाएगी। तो 1 लाख रुपया अगर किसी ने लगाया होगा तो मैं ये मानकर चलता हूँ 250 हो सकते हैं 3 साल में। इक्विटी में 5 साल में भी नहीं होगा ऐसा। और अगर इंटरेस्ट रेट उस स्पीड से ना भी कटे तो भी 10% की रिटर्न तो आई जाएगी, तो इक्विटी में 15 की आएगी। तो है अगर 10-12% की रिटर्न दे रहा है तो बढ़िया होते हैं। मतलब सर निफ्टी आपके हिसाब से अगले 5 साल में यही कहीं घूमेगी? ऐसा हो सकता है निफ्टी भी डबल हो जाए, लेकिन डेट के चांस पूरे हैं डबल होने के, और निफ्टी 5 साल में डबल होगी कम से कम, डेट 3 से 4 साल में डबल हो जाएगा। डाइवर्सिफाई करके चलो भाई, चलते हैं सर। तब हिसाब से आपको डेट में पैसा लगाना चाहिए। अगर किसी की एज 35 ईयर है तो उसको 0% डेट होना चाहिए, लेकिन फिर हर एक साल बढ़ते ही 4-4% डेट में जाना चाहिए। अगर आपकी एज 40 ईयर्स की है तो आपका 20% डेट में पैसा होना चाहिए और 80% इक्विटी में, घर वगैरह से अलग। जो आपने घर में इन्वेस्टमेंट किया मैं उसे नहीं कह रहा हूँ, जो घर में गोल्ड रखा मैं उसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एफडी और जो डिजिटल एसेट आपके पास है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से अगर किसी की एज 40 ईयर्स की भी है तो 20% पैसा इक्विटी में वो डेट में होना चाहिए, ठीक। और अगर किसी की एज 45 है तो 40% पैसा डेट में होना चाहिए, और 50 की एज वाले के तो भैया 15 साल निकल चुके हैं तो कम से कम 45% से 50% पैसा डेट में होना चाहिए। और अगर कोई 50 अबव है उसको तो इक्विटी में पैसा बहुत कम रखना चाहिए, 25% के आसपास, 25 से 30% बस मैक्सिमम। और अगर कोई 55 के अबव हो गया तो भैया इक्विटी में से निकल ही जाओ बस, फिर उसे इक्विटी में रखना चाहिए 55 के अबव वाली, इस पे बेइंतहा पैसा है, जिसका वो सरप्लस मनी है। सर्दी लूटो खराब भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी विनायक जी बोलिए। सर मेरे एक क्लाइंट है, उनका अभी जो उनकी जो 10 साल की पीएफ की इनकम है लगभग 10-15 लाख तक है, और उनकी इक्विटी पोर्टफोलियो सिर्फ 5 लाख की है, 40 साल की उम्र है। तो उनको ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट इक्विटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि है सारी इक्विटी में। सही है सर। साफ को अभी तो आप 40 इयर्स के ही हो, आपके पास स्टेबल है सब कुछ, आप जॉब वाले बंदे हो, ऐसा तो है कभी भी कम ज्यादा हो सकता है। आप जॉब बढ़िया कमा रहे हो, आपको बाद में फंड भी मिलेगा, इक्विटी में लगाओ पैसा, डर क्यों रहे हो उनको। सही है सर, इक्विटी में लगाओ, जब आपकी ज्यादा हो जाएगी, आपके पास तो वैसे डेट फंड में बहुत पैसा है, पीएफ का पैसा डेट फंड ही तो है, और एग्जैक्टली वो मिलना ही मिलना फिक्स है, आपको तो इक्विटी में लगाओ, आपको क्या टेंशन है। सही है सर। उनसे कहो भैया घर में जितना गोल्ड रखा हुआ बेच के सिप लगा दो, गोल्ड में मुझे सही है कभी सर। मिलता, सिप पे मिलता है। सही है सर।
आगे बढ़ते हैं सर, एक भी पैरा नहीं पढ़ा आज, पढ़ लो आगे। इफेक्ट ऑन यील्ड, यील्ड पे क्या इफेक्ट होता है वो बता रहा हूं, तो बार बार नॉट रिस्पॉन्डिंग। इफेक्ट ऑन यील्ड, राइजिंग रेट होता है अगर, तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीजेज एज प्राइस फॉल। देखो अगर रेट, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो प्राइस गिर जाएगा। प्राइस गिरते ही क्या होगा, प्राइस गिरने की वजह से आपकी यील्ड बढ़ जाएगी, यील्ड। और ऐसे ही अगर रेट गिरे होंगे तो क्या होगा, यील्ड कम हो जाएगी। इजी। आगे बढ़ते, ये सब पेपर में आएंगे, पेपर में क्वेश्चन आएगा। अच्छा बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो यील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ बताओ विनायक जी। सर देख के नहीं बताना, नहीं देख नहीं रहा, दोबारा पूछिए कुछ। अगर इंटरेस्ट रेट, शांति बस विनायक जी बताएंगे, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए तो यील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यील्ड ज्यादा हो जाएगी सर। कितनी ज्यादा हो जाएगी, 10% का इंटरेस्ट रेट था, 12% हो गया रेट, बताइए यील्ड का, यील्ड कितनी की हो जाएगी। सर 4% भी बढ़ेगी सर। 2% बढ़ेगी। यील्ड हमेशा करंट रेट को फॉलो करती है, पहले हाँ। अब 12 है तो 12 हो जाएगी, 2% बढ़ेगी। यील्ड हमेशा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यील्ड बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट गिरता है तो यील्ड घटती है। कितनी घटती है और कितनी बढ़ती है, जितना इंटरेस्ट घटा बढ़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो प्राइस घटेगा कि बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा सर। अभी तो समझाया, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइस बढ़ेगा, रिवर्स है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा 4% की जगह 5% इंटरेस्ट हो जाए तो पुराने वाले बॉन्ड का प्राइस तो गिर जाएगा। उल्टा होता है, बताया। अभी सर पुराने वाले कौन खरीदेगा। इनसे याद कर लो कि अगर रेट बढ़ता है तो प्राइस गिरता है, इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली मतलब उल्टा। प्राइस, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यील्ड भी बढ़ती है। इंटरेस्ट एंड यील्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप, इंटरेस्ट एंड प्राइस जिसे एनएवी भी बोलते हैं नेगेटिव। याद कर लो, पेपर में कंफ्यूज होगे, गलती लगा के आओगे, फिर कहोगे कि सर ने बढ़िया नहीं पढ़ाया था। और जो मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ ना उसे जरूर कर लिया करो, पेपर में आएगा ये। आगे बढ़ते हैं जी। सर उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, पॉजिटिवली रिलेशनशिप भी बोलते हैं, डायरेक्टली रिलेशनल बोलते हैं, कोरिलेटेड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड भी बोलते हैं, जैसे मर्जी आप याद कर सकते हैं। उल्टा वाला होता है उसे इनवर्सली रिलेटेड भी बोलते हैं, नेगेटिव रिलेटेड भी बोलते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं ना सर, हमारे यहाँ पर ना पॉजिटिव और नेगेटिव सिखाया जाता है, पॉजिटिव रिलेटेड, नेगेटिव रिलेटेड। जो इकोनॉमिस्ट और साइंस वाले होते हैं उनको डायरेक्टली रिलेटेड सिखाया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो हम अपने कॉमर्स वाली लैंग्वेज में बताया, बाकी आप सब कुछ याद कर लो, पेपर में इनमें से कुछ नहीं आने वाला, वो तो सिर्फ ये पूछेगा बढ़ा कि घटा, बस आप सही आंसर दे दीजिए, सीख कोई सा भी लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे। इफेक्ट ऑन यील्ड हमने आपको बता दिया। अब जरा ध्यान समझिएगा, आप बताइएगा सही लिखा है कि गलत, गलत भी हो सकता है। वो कह रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड थे, रेट इंक्रीज हो गया, रेट इंक्रीज होने से प्राइस फॉल हो जाएगा। रेट इंक्रीज हो गया, प्राइस फॉल हो जाएगा। और अगर रेट डिक्रीज हो गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। सबको समझ में आ गया। कॉर्पोरेट बॉन्ड है, रेट बढ़ने से गिर जाएंगे और रेट घटने से प्राइस बढ़ जाएंगे, ये भी समझ में आ गया। फिक्स रेट बॉन्ड थे, फिक्स रेट बॉन्ड मतलब 10% का बॉन्ड है, 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो सेम ही तो हुआ। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ये बेचारा मोस्ट अफेक्टेड होगा और इसके प्राइस जो है गिर जाएंगे सेम, और इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, मोस्ट बेनिफिटेड बढ़ जाएंगे। बेनिफिटेड मतलब बढ़ जाएंगे। फ्लोटिंग रेट, अब देखो ये आ गया क्वेश्चन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में अगर आपने लगाया, क्योंकि तो फ्लोटिंग रेट है, फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ा तो इनका प्राइस भी बढ़ जाता है, प्राइस गिरा तो इनका प्राइस भी गिरा, तो फिर इन पे प्राइस पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इनकी यील्ड तो अपने आप ही बढ़ गई। मतलब बॉन्ड इस तरीके से इशू हुआ है कि अगर आरबीआई का रेट 5% है तो मैं आपको 5.5% ब्याज दूंगा। अगर आरबीआई ने 25 पैसे बढ़ाया तो मैं 25 पैसे बढ़ा दूंगा, अगर आरबीआई ने 25 पैसे घटाया तो मैं 25 पैसे घटा दूंगा। तो इस पे तो प्राइस पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है मार्केट में, चाहे प्राइस का कुछ ही होता है, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए चाहे घट जाए, इसके प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तो बस आपको ब्याज देता है, बढ़ गए तो बढ़ावा दे देगा, घट गए तो घटावा ब्याज दे देगा। फ्लोटिंग रेट का मतलब यही है चेंजिंग रेट, जैसे जैसे आरबीआई चेंज करेगा वैसे वैसे आप चेंज करोगे।
तो फ्लोटिंग रेट पे प्राइस चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये पेपर में आएगा। सूर्यवंशी जी याद होगी बात? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं जी। एंटरप्राइज वैल्यू में आपको पढ़ा चुका हूं, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ये वही है। एंटरप्राइज वैल्यू कल पढ़ा दी थी, ये पढ़ लेना अपने आप। एक चीज मैंने दो बार लिखी हुई है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। देखो एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? टोटल कंपनी की वैल्यू, इसमें इक्विटी की वैल्यू भी होती है और डेट की वैल्यू भी होती है। लेकिन मार्केट कैप में खाली इक्विटी की वैल्यू, क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश, ये फॉर्मूला होता है। तो एंटरप्राइज वैल्यू के अंदर मार्केट कैप तो पूरी इंक्लूड होती है, प्लस डेट भी होता है और माइनस कैश होता है। यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू तो टोटल कंपनी की वैल्यू और मार्केट कैप मतलब खाली इक्विटी की वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू में डेट होता है, इक्विटी में डेट नहीं होता है। इसके अंदर हम कैश कंसीडर नहीं करते, इसके अंदर भी नहीं करते। यूजफुल फॉर जब मर्जर एक्विजिशन कर रहे होते हैं तो यूजफुल होता है, और जब स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो ये वाला यूजफुल होता है, मार्केट कैप वाला। यहां तक किसी की कोई क्वेरी? इफेक्ट ऑफ डेट ऑन एंटरप्राइज वैल्यू, अगर एंटरप्राइज वैल्यू में डेट भी और कैश भी तो उसका इफेक्ट क्या है? हाइयर डेट से क्या होगा? जब डेट ज्यादा होगा तो एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए डेट जोड़ना पड़ता है। जब डेट ऐड करना है और जितना ज्यादा डेट होगा उतनी ज्यादा एंटरप्राइज वैल्यू होगी। किस सबको क्लियर यहाँ पे? और अगर कैश ज्यादा होगा तो एंटरप्राइज वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि कैश यहाँ पर लेस होता है। अगर एंटरप्राइज के पास कैश ज्यादा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कौन सी? एंटरप्राइज वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि कैश को माइनस करना होता है। ये वाली सिंपल मैथमेटिक्स है। किसी को कोई क्वेरी इसमें? कोई क्वेरी किसी को? तो सर मेरा क्वेश्चन था वो अगले सेंटेंस में ही था एक्चुअली आंसर उसकी। अगर किसी कंपनी में डेट ज्यादा है तो उसकी मार्केट कैप में डेट जोड़ेंगे तभी तो एंटरप्राइज वैल्यू आएगी। इसका मतलब डेट ज्यादा होने से एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ जाती है, और कैश ज्यादा होने से एंटरप्राइज वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि कैश तो लाइस हो जाता है। फॉर्मूला है सिंपल, फॉर्मूला याद करोगे तो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और। लिमिटेशन मे नॉट कैप्चर फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। देखो एक तो ये फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल नहीं बता पाता, और डज नॉट अकाउंट फॉर इंटेंजिबल एसेट लाइक ब्रांड वैल्यू इसके अंदर नहीं होती, ना तो क्या मार्केट कैप के अंदर होती है और ना ही एंटरप्राइज वैल्यू के अंदर होती है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई कॉलेबल बॉन्ड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार और पढ़ा रहा हूं। कॉलेबल बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स दैट गिव द इश्यूअर द राइट है इश्यूअर के पास। किसके पास है? इश्यूअर के पास राइट है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि राइट किसका है? ये इश्यू करने वाले का, कंपनी का। अगर आपने बॉन्ड खरीदा आपका राइट नहीं है। कॉलेबल बॉन्ड एक राइट है कंपनी का कि हम कभी भी इसे पे कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा मुझे बताओ कॉलेबल बॉन्ड को आप कब पे करोगे? आंसर बताएंगे इसका विनायक जी। कॉलेबल बॉन्ड को आप कब पे करना चाहो, कब रिडीम करोगे? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होंगे या जब इंटरेस्ट रेट घट रहे होंगे? और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। जब बढ़ रहे होंगे सर। विनायक जी बताइए। बढ़ रहे होंगे सर, क्योंकि जब रेट बढ़ेंगे तो कॉलेबल पर कंपनी उसको वापस ले सकती है। तो इसलिए नहीं, जब रेट गिरते होंगे तो जो प्राइस बढ़ जाता है, इसीलिए कंपनी उसको ज्यादा पे करना पड़ता है, इसीलिए वो वापस ले सकती है। तो जब इंटरेस्ट रेट घट रही होती है तो हमको उसको भेजना चाहिए। सूर्यवंशी जी आप बताइए। सर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा बर्डन बढ़ जाएगा, तो इसलिए उससे पहले ही निकाल लो, रामू जी आप बताइए। ताकि हमको ज्यादा पैसा देना ना पड़े क्लाइंट को। रामू जी आप बताइए। रामू जी है क्लास में? म्यूट है सर। कोई बात नहीं, और किसी से पूछते हैं। राम कुमार जी आप बताइए। है नहीं। सैयद असगर जी आप बताइए। सर कॉलेबल बॉन्ड को राइट कॉर्पोरेट के पास है, हमारे पास नहीं है ना रिडीम करने का। कॉर्पोरेट के पास है, कब रिडीम करेंगे? हाँ, हम नहीं रिडीम कर सकते हैं ना। नहीं आप नहीं रिडीम करेंगे, कॉर्पोरेट कब रिडीम करेगा ये बताइए। जब रेट बढ़ रहे होंगे तब या जब रेट घट रहे होंगे तब? रेट जब बढ़ रहे होंगे जब ये कर लेगा, रिडीम कर लेगा। गलत है आंसर। विजय रस्तोगी। हाँ सोचिए, मैं एक कंपनी हूं रिलायंस लिमिटेड, मैंने कॉलेबल बॉन्ड इशू किया हुआ है 10% में।
अब रेट हो गया मार्केट में 8%, तो मैं 10% ब्याज क्यों दूं? मैं जब रेट घट रहा होगा तो अपने 10% वाले को रिडीम कर दूंगा और 8% वाले ने इशू कर दूंगा 8% पे। तो जब रेट गिर रहे होंगे, व्हेन द रेट्स आर फॉलिंग, द कंपनी विल थिंक अबाउट टू रिडीम देयर कॉलेबल बॉन्ड। ये भी चीज याद कर लो भाई, सिंपल सी बात है ना। मैंने 10% का बॉन्ड इशू किया हुआ है कॉलेबल और रेट हो गया 8%। होने तो रेट बढ़ने दो ना उसके, 100 वाले के 120 होने दो, मुझे थोड़ी देने हैं। मैं तो 10 साल बाद रिडीम करूंगा 100 रुपए पे। कॉलेबल बॉन्ड तो रेट बढ़ता ही नहीं है। कॉलेबल बॉन्ड का रेट तो रेट घटने पे भी नहीं बढ़ता, क्योंकि वो कॉलेबल है। कंपनी को तो 100 ही देने हैं उसके वापस। तो 100 रुपए वाला बॉन्ड जो मैंने 10% पे इशू किया था, अगर रेट मान लीजिए 8% हो गया, मैं रिडीम कर दूंगा उसे। मैं 10% वाले को रिडीम करके 8% पे नया बॉन्ड इशू कर लूंगा। लेकिन अगर 10 वाला रेट बढ़ के 12 हो गया होगा तो मैं रिडीम नहीं करूंगा, नया बॉन्ड तो 12 पे मिलेगा। तो रेट घटते समय कंपनी उसको रिडीम करती है। और पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख लो। जब पेपर आएगा आप मुझे आके बताओगे सर आपका कॉलेबल बॉन्ड वाला वही क्वेश्चन आया था कि कब कंपनी रिडीम करने में फायदा है कंपनी को, जब रेट गिर रहे हो। क्योंकि हमको जैसे ही रेट गिरेंगे कंपनी वो पुराना वाला बॉन्ड रिडीम कर देगी और नया वाला बॉन्ड इशू करेगी 8% पे। ये है इसकी सारी कैलकुलेशन। तो जब इन्वेस्टर्स को फायदा होगा तो कंपनी जल्दी रिडीम कर लेगी, जब इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा तब कंपनी ले लेगी। जब इन्वेस्टर का नुकसान होगा तो कंपनी रिडीम करेगी, जब नुकसान नहीं फायदा हो रहा होगा, अपना नुकसान होगा तो कंपनी कहेगी ऐसे ही रहने दो, चलते रहने दो। ठीक, चलिए कॉलेबल बॉन्ड पढ़ते हैं जरा। यही सब लिखा है जो आपको समझाया है बस। तो वो कह रहा है bonds are the give the issuer the right but not the obligation to redeem buy back the bonds before maturity date at a predetermined price। उसे हम कॉल प्राइस बोलते हैं। जिस प्राइस पे वो रिडीम करने की बात करेगा वो प्राइस कुछ ज्यादा की होती है फेस वैल्यू से, तो उसे हम बोलते हैं कॉल प्राइस। अब इसमें इश्यूअर की एडवांटेज क्या है? इश्यूअर कैन रीफाइनेंस डेट एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट इफ मार्केट रेट्स ड्रॉप। ये इंपॉर्टेंट लिख लो बस। अगर मार्केट में रेट ड्रॉप हो जाए तो इश्यूअर क्या करेगा? उसे रीफाइनेंस कर देगा। रीफाइनेंस मतलब पुराने वाले पे कर देगा, नए वाले इश्यू कर देगा। इश्यूअर कैन कॉल द बॉन्ड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली आफ्टर द कॉल प्रोटेक्शन पीरियड। देखो शुरू के 1-2 साल में वो रिडीम नहीं कर पाता, उसमें एक टाइम लिखा होता है कि भाई शुरू के 3 साल तो आप रिडीम कर ही नहीं पाओगे, 2 साल तो रिडीम कर ही नहीं पाओगे। जो भी टाइम लिखा है उस टाइम को क्या बोलते हैं? कॉल प्रोटेक्शन पीरियड। उतने टाइम तक आप उसे कॉल नहीं कर सकते रिडीम करने के लिए, उसी पीरियड को क्या बोलते हैं? कॉल प्रोटेक्शन पीरियड। हायर यील्ड फॉर इन्वेस्टर सिंस कॉलेबल बॉन्ड कैरी द रिस्क ऑफ अर्ली रिडम्पशन, क्योंकि कॉलेबल बॉन्ड को आप कभी भी रिडीम कर सकते हो, उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है और उसे दे ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट्स कंपेरेबल टू नॉन कॉलेबल बॉन्ड। इसी वजह से लोग इसमें पैसा लगाते भी हैं। कैसे इशू होते हैं? इशू विद स्टेटेड मैच्योरिटीज की एक मैच्योरिटी होती है 10 साल 5 साल जो भी बताएगी। कॉलेबल फीचर होता है उसमें लिखा रहता है। एक कॉल पीरियड होता है। इश्यूअर कैन कॉल द बॉन्ड आफ्टर द कॉल प्रोटेक्शन पीरियड, यूजुअली 3 to 5 years आफ्टर इश्यूएंस। 3 से 5 साल का कॉल प्रोटेक्शन पीरियड होता है, उसके बाद वो कभी भी रिडीम कर सकता है। कॉल प्राइस होता है पार वैल्यू प्लस कुछ प्रीमियम पे, तो बीच में रिडीम करेगा तो प्रीमियम पे रिडीम करना पड़ेगा, और अगर 10 साल बाद 15 साल बाद जितने भी साल का बॉन्ड है उस पर रिडीम करेगा तो प्रीमियम नहीं देगा। ये पेपर में आ सकता है। बॉन्ड की फेस वैल्यू थी 1000, कूपन रेट था 7%, मैच्योरिटी पीरियड था 10 years, कॉल डेट थी 5 years। यार कॉल प्रोटेक्शन पीरियड कितना था? आफ्टर 5 year। और कॉल प्राइस क्या था? अगर बीच में रिडीम करेगा तो 1050 में, और अगर पूरे 10 साल बाद करेगा तो 1000 में। इफ इंटरेस्ट रेट फॉल आफ्टर 5 year बाद क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया तो इश्यूअर में कॉल द बॉन्ड, 5 साल के बाद इश्यूअर उसे रिफाइनेंस कर लेगा। चलो कॉलेबल वर्सेस नॉन कॉलेबल आप पढ़ लेना। अब एक बॉन्ड ये हो गया टाइप्स ऑफ कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड 2 तरीके होते हैं। एक तो फिक्स रेट कॉलेबल बॉन्ड जैसा मैंने ऊपर बताया 7% वाला, एक होता है स्टेप अप कॉलेबल बॉन्ड। स्टेप अप कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है? इसमें क्या होता है? रेट क्या तो स्टेप के साथ कम होता रहता है, स्टेप का ज्यादा रहता है। जैसे ऑफर इंक्रीजिंग कूपन रेट ओवर टाइम, मतलब शुरू के 2 साल में 5 दूंगा, फिर 2 से 4 साल तक मैं दूंगा 6%, फिर 5 से 7 साल तक मैं दूंगा 7%, ऐसे करके इंटरेस्ट रेट बताता है अपना। तो टाइम के साथ साथ आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा तो उसे बोलते हैं स्टेप अप कॉलेबल बॉन्ड। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ता है घटता है। बस लेसन खत्म। तो सेकंड चैप्टर ये जो हमने कराया था, इसके बैक क्वेश्चन कर लेना जो आपने अभी तक नहीं करे हैं, मुझे पता है। की फीचर ऑफ बॉन्ड, ये टर्म्स ऑफ बॉन्ड, मैच्योरिटी रेट क्या होता है, कूपन रेट, सब पढ़ लेना। बीच बीच में जो चीज जा रही है ना ये पढ़ लेना, बड़े काम की है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलो इसके बाद आपके इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद चैप्टर नंबर 3 आएगा,
अरे आ जाओ भाई, इतने क्वेश्चन। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया सर। चैप्टर 3 कंप्लीट हो तो 4 कराएंगे, देख लेते हैं। क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा दे दिए मैंने। देखो यील्ड टू मैच्योरिटी वाले क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू वाले क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू निकलेंगे, एक्सेल शीट में बना लेना। और आंसर लगभग सबके गलत है, इसलिए अपने वाले आंसर लिख लाना, मैं देख लूंगा सही है कि नहीं। ये आंसर मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। सबके सोल्यूशन भी दे रखे होंगे, इनके आंसर डायरेक्ट नहीं दिए हुए, यहाँ पर शीट बना कर दिए हैं। ये आ गया आपका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, फंडामेंटल ऑफ रिसर्च। देखिए अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया ना, रैंडम टॉपिक थे। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया एक रैंडम टॉपिक आया, मैंने उस टॉपिक के बारे में आपको बताया। अब हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे, और जब पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो वो रैंडम टॉपिक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक इंसान रिसर्च कैसे करता है, असली चीज इस कोर्स की आएगी। और अब जो शुरू हो रहा है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन यही आपको जिंदगी भर करना है, रिसर्च एनालिस्ट बन के। जो अब बताने वाला हूँ कि एक रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च कैसे करता है, रिसर्च करने के लिए उसे क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी को कैसे इवेल्युएट करेगा, कंपनी अच्छी है कि नहीं, कंपनी में कैसे दिमाग लगा कि 5 साल में कंपनी प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी, किस तरह प्रॉफिट कर लेगी, ये कैसे लेता है, ये चीज अब मैं सिखाना शुरू करूंगा। तो जिन लोगों को रिसर्च करने का मन है और करिए एक आधी बार कभी, उनको तो मजा आने वाला है, और बाकियों को थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है क्योंकि थ्योरी की क्लास होगी। अब आने वाले सारे चैप्टर रिसर्च से जरूर, रिसर्च से रिलेटेड होंगे। रिसर्च कैसे की जाएगी, कैसे अंदाजा लगाएंगे, कैसे उसके प्रॉफिट को चेक करेंगे, कैसे वैल्यूएशन करेंगे शेयर की, शेयर कितने % बढ़ेगा, कितने साल में, कितने टाइम में, ये सब सिखाया जाएगा। जी विनायक जी परी बोलिए। सर अब तक जो था न्यूमेरिकल थे वो एग्जाम के लिए है बेसिकली, और थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए भी, लेकिन अब से जो आएगा वो मेन मुद्दा रहेगा कि हमको रिसर्च एनालिस्ट बनने में फायदा होगा। एग्जाम में भी आएगा, ये भी जॉब आना है। हाँ वो भी है, लेकिन तो प्रोबेबिलिटी उसका कम है, दोनों का सेम कि जितने क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आएगा पूरा, ज्यादा यही है। ओके ठीक है सर। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में यही रिसर्च वाला नाम ही एग्जाम का रिसर्च एनालिस्ट है। रामू जी क्वेरी बोलिए। सर इसमें ज्यादातर जो मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड ज्यादा होते हैं सर, डेट मार्केट से रिलेटेड, बॉन्ड से ज्यादा होते हैं, इक्विटी से ज्यादा होते हैं, बॉन्ड के 2-4 ही आएंगे क्योंकि आप रिसर्च एनालिस्ट बन रहे हैं इक्विटी के, बॉन्ड के नहीं बन रहे, लेकिन बॉन्ड की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। 2-4 जैसे जो आएंगे बस बॉन्ड के। जो अभी 3 चैप्टर हमने किए हुए हैं, तो मोस्ट लाइकली इनमें से इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं वो आएंगे। अगर आप बैक क्वेश्चन सारे कर लोगे ना तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, इतनी नॉलेज हो जाएगी, बड़े से बड़े सीए के सामने बैठ जाना, वो आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाएगा। और जब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपसे होंगे ही नहीं वो क्वेश्चन। नहीं सर बहुत काफी टाइम बाद पढ़ रहे हैं ना सर, लेकिन आ रहे हैं, टाइम ले रहे हैं इसमें करने में, लेकिन एक एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट। अगर आपने क्वेश्चन सारे कर लिए तो ये समझ लीजिए जितना मैं अपने कोर्स में सिखाऊंगा उसका 10 गुना सीख जाओगे। और अगर आपने क्वेश्चन नहीं करे, मेरा कोर्स कर लिया, तो भी आप औरों से तो ज्यादा सीख गए। मेरा कोर्स करने के बाद भी आप किसी के सामने बैठ जाओगे, आपके सामने कुछ बोल नहीं, लेकिन अगर वो कोर्स के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो 10 गुना सीख जाओगे। अभी मेरा 3रा बैच चल रहा है, ये पिछले 2 बैच वालों ने क्वेश्चन नहीं किए, मेरे पे तो नहीं सर, मेरे पे कोई फर्क इसको लेके वो अरे मेरी 30 क्लास में बैच खत्म हो जाता है, क्वेश्चन करोगे तो 40 क्लास लगानी पड़ेगी, 10 क्लास की बचत थोड़ी मना कर रहा हूं। मैंने आज तक आपकी 14th क्लास है, आज हर क्लास में बोलता हूँ भाई बैक क्वेश्चन कर लेना, बैक क्वेश्चन आप जितने पूछते हो उतने आंसर भी कर देता हूँ, मेरी गलती नहीं है, आप ना करो, इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा। आप बच्चे थोड़े छोटे 5th क्लास के डंडा लेके पड़ जाऊं पीछे, भाई करना है कर लो, करना है तो मेरा बैच खत्म हो जाएगा 30 क्लासेस में। कड़वी है लेकिन सच्चाई है ना। आप अगर आप में से एक ने भी कर लिया तो सबका भला हो जाएगा, क्योंकि जो एक करेगा उसकी क्वेरी आएंगी मेरे से पूछेगा और मैं बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा तो बाकी सबको भी समझ में आएगी। तो अगर आप में से किसी एक ने भी कर लिया ना तो सबका भला हो जाएगा, और अगर सबने ना करा तो जैसा पिछले 2 बैच निकले ऐसे ये भी निकल जाएगा। नहीं सर वो सीरियसली और सिंसियरली करेंगे सर इसको।
इसको मतलब इस एग्जाम को करना ऐसे ही नहीं है सर, इसके पीछे बहुत कुछ कैलकुलेशन है करने की, आगे क्या क्या होने वाला है, तो वो सारी प्लानिंग के साथ में कर रहे हैं। बिल्कुल। और बेसिक चीज क्या है? नॉलेज। अगर आप करोगे तो आपकी नॉलेज मल्टीप्लाई होगी, फायदा है करने का, इसीलिए मैंने बुक में इतनी मेहनत करके लिखे हैं, वरना मैं इतनी बुक क्यों बनाता। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही।